हेलो, नमस्कार, आदाब, अर्ज़ है, सत श्री अकाल। आज का शो बहुत ही खास है क्योंकि खास शख्सियत से हम आप सबको मिलवाने वाले हैं जिन्होंने वेरियस प्लेटफॉर्म में अपना काम किया है, चाहे वेब सीरीज़ हो, चाहे थिएटर हो, चाहे टीवी हो, और अब इतने बड़े वेब शो में हीरा मंडी में नजर आई और अपनी अदाकारी से सबके होश उड़ा दिए। आइए मिलवाते हैं आप सभी को हीरा मंडी की फत्तों से। Thank you so much for making me come here and talk to you people. चलिए लेकर चलते हैं कि टीवी, नो, इफ आई एम रॉन्ग, नाट्य, डांस, थिएटर, और वहाँ से शुरुआत होते होते फत्तों तक का सफ़र। तो ये सफ़र मतलब आप शुरू से ही एक्टिंग में, शुरू से ऐसा कुछ रहा है आपके साथ? नहीं, बड़ी प्यारी सी जर्नी रही है मेरी, फ्रॉम ज़ीरो टू आज जहाँ तक भी मैं हूँ, हाँ। वहाँ तक रादर माइनस कह सकती हूँ, क्योंकि मैं बंगाली परिवार से हूँ, मैं चैटर्जी हूँ। मेरी हिंदी इसलिए साफ़ है क्योंकि मैं दिल्ली में बड़ी हुई, और थिएटर भी मैंने हिंदुस्तानी लैंग्वेज में किया, जो गंगा जमनी मिली जुली लैंग्वेज होती है, हिंदी उर्दू मिला के। तो मैं बंगाली परिवार से हूँ, तो बंगाली परिवार में किसी न किसी एक आर्ट फॉर्म में आप डालते हैं, कला में आप डालते हैं ना, म्यूज़िक में डालते हैं, गाने में डालते हैं। तो पहले मेरे पेरेंट्स ने सोचा, मैं चैटर्जी थी, जयती चैटर्जी, तो उन्होंने कहा कि चलो गाने में, म्यूज़िक में डालते हैं, सब बंगाली लोग गाना गाते हैं। तो वहाँ डाला तो बड़ा उनको परेशानी हुई, बेचारे बड़े मायूस हुए क्योंकि बड़ी बेसुरी हुई थी। तो उन्होंने कहा फिर अब डांस में कर देते हैं। अच्छा। तो डांस में डालने के दो कारण थे कि एक तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि बंगाली परिवार से, तो कुछ ना कुछ एक आर्ट फील्ड में, कुछ फाइन आर्ट्स में करना ही होता है। अच्छा लगता है क्योंकि इट ऑलवेज मेक्स यू बेटर ह्यूमन बीइंग। एक आपको दिमाग उजागर करता है, एक आर्ट फॉर्म आप जानते हैं, कला से जुड़े रहते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि जब मैं 2.5 साल की थी तो मैं जल गई थी। हाँ, मेरी मदर मुझे नायलॉन के कपड़े पहना के बड़े प्यार से सर्दियों में बिठा कर गई थी और कहा था बिल्कुल मत हिलना, और जैसे ही किसी बच्चे को आप कहते हो बिल्कुल मत हिलना, तो वो उसी वक्त उनको कलबली मच जाती है। तो मैं बेड से उतर के अपने पड़ोसी के घर गई, और वहाँ पर सर्दियाँ थी, दिसंबर की दिल्ली की सर्दियाँ, और वहाँ पर मेरे ऊपर उनकी अंगीठी जल रही थी। मेरा पाँव पता नहीं कैसे गया, आई डू नॉट रिमेंबर, क्योंकि वो एक होता नहीं है, इतने साल पुरानी बात है, और कहीं ना कहीं वो ब्लॉक भी हो जाता है दिमाग में जब ट्रॉमा होता है। तो मुझे इतना याद है वेकिंग अप, और मुझे माँ ने बताया कि इस पड़ोसियों ने चिल्लाए और माँ नहाते मतलब जल्दी जल्दी बाहर निकली, और उन्होंने मुझे देखा कि मेरे ऊपर कोयले गिर गए थे। सो तो मैं 2.5 साल की थी, 6 महीना मैं कपड़े नहीं पहन पाती थी, मुझे सिर्फ शॉल दिया जाता था, और मैं एक ही एंगल में देखती थी क्योंकि मैं इधर गर्दन नहीं घुमा कर पाती थी, बिकॉज फपोले थे। इधर आप दाग से देख सकते हैं अभी भी। तो क्या बोलते हैं, फपोले थे। तो मैं तो आप 2.5 साल के बच्चा अगर 6 महीना अपना वो नहीं एक ही एंगल में रहे, तो ये मसल मेरा लूज हो गया था लेफ्ट आई का। तो आई डेवलप्ड अ स्क्विंट। तो जब स्क्विंट हो गया तो मैं उसी से बड़ी हुई। तो मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट इंसान थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं किसी से बात करने में सकुचाती थी, किसी की तरफ देखने में सकुचाती थी। बचपन से लोग एक से मुझे चश्मा दे दिया गया था, ऐसे एक तरफ बंद और एक तरफ खुला वाला, क्योंकि इस आँख के मसल को स्ट्रॉन्ग करना था। स्कूल जाने लगी तो इतना लोगों ने मजाक उड़ाया। ऑफ कोर्स स्कूल में मजाक उड़ाते हैं, यू कैन हेल्प इट। 5-6 साल के हम लोग सब लोग, तो इतना मजाक उड़ाया कि मैं वो घर मैंने तोड़ दिया उसको, और मैंने कहा पता नहीं कहाँ चला गया। तो फिर एंड देन माय पेरेंट्स रियलाइज कि नहीं पहनने वाली है, जितनी बार भी देंगे तोड़ ही देगी। तो वो कहीं ना कहीं मेरी गलती होगी क्योंकि वो छोटे हैं, हमको पता नहीं चलता। सो मैं किसी से भी बात करती थी तो वो कहते थे कहाँ देख रहे हो, किसे देख रहे हो, हाँ किधर देख रही है, कहाँ देख रही है, हमें देख रही हो। तो जब ऐसे लोग बात करने लगे ना, तो मैं बात ही करना बंद कर दिया था। मैं जो आज इतना ऊंचा हंसती हूँ मेरी मदर की तरह, मैं ऐसे करके हंसती थी। और मेरी मम्मा बोलती थी कि मैं घर में, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स नहीं बनते थे, मैं फ्रेंड्स बनाती नहीं थी, तो मेरी मम्मा कहती थी कि मैं जब भी कमरे में आती थी या पढ़ाई करने के बाद तुम किसी से बात कर रही होती, तो मैंने अपनी इमेजिनरी फ्रेंड्स बनाए वो थे, जो बहुत लोग बनाते हैं, ऐसा नहीं, आई एम नॉट द स्पेशल वन, बट मैंने इमेजिनरी फ्रेंड्स बनाए होते थे, और मैं उसी दुनिया में अब तक घूमती रहती थी, वेयर मे बी आई हैड मोर कॉन्फिडेंस। एंड ऐसा करते करते तो वो डांस में जब मुझे दिया गया कि आई मूवमेंट्स होंगे तो मसल शायद स्ट्रॉन्ग हूँ। और बहुत अजीब सी बात है कि ये किस्मत कहूँ कि क्या कहूँ, कि मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, मुझे बहुत अच्छे से सिखाया, और मेरे
अभिनय में मेरा अभी मतलब एक्सप्रेशंस में मेरी बड़ी तारीफ होने लगी, वेयर एज आई हैड अ स्क्विंट। तो जिसके लिए लोग मुझे कहते थे कि आप देख नहीं पाते हो हमारी तरफ, कहाँ देख रहे हो, किधर देख रहे हो, कुछ समझ नहीं आता क्या कह रहे हो। और जब मेरी ट्रेनिंग धीरे धीरे बढ़ती गई, थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता गया, तो मेरी एक्सप्रेशंस की तारीफ होने लगी एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। और मैं सोलो परफॉर्मेंस मैंने 16 साल की उम्र में पहली बार दिया, क्योंकि मेरे गुरुजी बहुत स्ट्रिक्ट थे और उन्होंने कहा थे जब तक एक हद तक आप 3 साल अपने एग्जाम के नहीं दे देते, तब तक मैं 10 साल डांस सीख चुकी थी। अच्छा। और 3 साल अपने एग्जाम्स के दे चुकी थी, तो तब तक आपको सोलो परफॉर्मेंस के लिए नहीं दिया जाएगा। वंस आई डिड दैट सोलो परफॉर्मेंस ना, अपने 16 ईयर ओल्ड में, जब मैं 16 साल की थी, पता नहीं मेरे अंदर क्या चेंज आया। मेरे ख्याल से अप्रिसिएशन फ्रॉम द पीपल, जब लोगों ने मुझे मेरे काम मतलब मेरे डांस को सराहा, हाँ। मेरे गुरुजी ने मुझे सराहा, मेरी मदर की चेहरे पर मुझे दिखाई दिया कि इतने साल की मेहनत जो मुझे रोज वो लेकर जाती थी, 3 घंटे बैठकर वापस लेकर आती थी, वो सब जब मैंने देखा ना, आई थिंक समथिंग ब्रोक इनसाइड मी एंड आई ओपनड अप एज अ ह्यूमन बीइंग। और मैंने फिर बात करनी शुरू की। और मेरे स्कूल में 3-4 फ्रेंड्स थे, मेरे 4 फ्रेंड्स थे जिन्होंने कभी मुझे ऐसा फील नहीं करा कि कहाँ देख रही हो। तो ऑल दिस एंड देन आई केम इनटू थिएटर। वो भी अलग सी बात है कि मैं रशियन लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते वहाँ के एंटन चेखव ड्रामा स्टूडियो के जो हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे बुलाया। स्क्विंट था तब भी मुझे, मैंने अपनी स्क्विंट करेक्ट 24 साल की उम्र में कराई है। अच्छा। वाइल डूइंग माई थिएटर ट्रेनिंग। और जब मुझे लगा कि अब मैं मुंबई जाऊंगी और एज अ प्रोफेशनल एक्टर अपनी ज़िंदगी जीना चाहूँगी, शुरू करना चाहूँगी, दैट्स व्हेन आई गॉट माई स्क्विंट करेक्टेड। तो 24 साल तक मैं उस 2.5 साल की उम्र से, उसके पहले का तो मुझे कुछ याद ही नहीं है, 24 साल की उम्र तक मैं स्क्विंट के साथ जी। उसी में मैंने कॉन्फिडेंस पाया, उसी में मैंने लोगों से प्यार भी पाया और थिएटर में भी गई। पता नहीं, अजीब सी बात है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक व्हेन एक तरफ आपको किसी चीज़ में कॉन्फिडेंस मिलना ज़रूरी है, तो मेरे ख्याल से वो डांस था और थिएटर था, मैं बिल्कुल भूल जाती थी तब मैं। और आपको बताऊं, स्क्रीन की वजह से क्या होता है, सिर्फ ये नहीं कि मैं लोगों की तरफ देखकर बात नहीं कर सकती थी। आप लोगों के लिए जो बहुत इजी है कि आप बिना देखे पेन को ऐसे बंद कर देते हो, कप ऐसे रख देते हो। जैसे मैं अभी कप देखूंगी तो मैं ऐसे रख नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा, तो आई हैव टू सी लुक और फिर मुझे रखना पड़ता है। तो मेरा सेंस जो एक डायरेक्शन का मतलब डिस्टेंस का जो एक सेंस होता है वो मुझे नहीं आता। मैं सीढ़ियाँ चढ़ जाती हूँ बहुत इजीली क्योंकि मुझे दिखाई देता है, मैं सीढ़ियाँ उतरते वक्त मुझे देखना पड़ता है। और काफ़ी बार जब मैं ससुराल सिमर का जैसे कैरेक्टर्स थे तो उसमें बहुत बार मुझे सीढ़ियों से उतरना पड़ता था और बिना देखे उतरना पड़ता था। तो मैंने वो आर्ट डेवलप कर ली है कि कहाँ मुझे नीचे एक बार देख लेना है और फिर मुझे, क्योंकि मैं बिना देखे सीढ़ियाँ उतर ही नहीं सकती। आई एम गोइंग टू ट्रिप लाइक दिस। मेरा वो सेंस कभी नहीं बन पाया जो आपके लिए बहुत इजी है, बिना देखे चले जाना, ऐसे चलते हुए चले जाना, ये समझ लेना कि यहाँ पर कोई चीज़ है। नो, क्योंकि डबल विजन होता है, जिनके स्क्विंट होते हैं ना उनका डबल विजन होता है, तो उनको डिस्टेंस का पता नहीं चलता कि पास कौन सा है, दूसरा कौन सा है, कोई एक आंख से सही दिख रहा होता है। बट मैं जब डांस करती हूँ और जब मैं थिएटर करती हूँ और जब मैं कैमरा के सामने एक्ट करती हूँ, अभी आप कैमरा मतलब अगर मैं एक्ट कर रही होंगी और मुझे ये रखना होगा तो अब तो मैंने वो डेवलप कर लिया है कि कैसे थोड़ा सा देखकर कर लेना है। बट व्हेन आई एम ऑन स्टेज एंड व्हेन आई एम डूइंग लाइव थिएटर, मुझे कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती। आई एम सो कंफर्टेबल, मुझे आई जस्ट फील एज इफ कोई और इंसान मेरे अंदर आ जाता है। वाओ, दिस इज एक्चुअली आप बने ही इसलिए हैं। भगवान ने वो कला आपको ऑलरेडी दे के भी लगा, बस एक उस सफर पे उस राह पे कैसे जाना है उसके लिए थोड़े से उन्होंने रोड़े अटकाए थे। यस, लेकिन आप जानो अपने आप को, यही आपके लिए ये हो सकता है जी। वेरी गुड। मतलब नृत्य शैली से आप थिएटर शुरू किया आपने और अब देखिए आप कितनी खूबसूरत और कहते हैं ना एक ऐसी अदाकारा जिनसे आपको हर पल उनकी जर्नी से हर एक सफर में सीखने मिलेगा। सो डांस से आपकी शुरुआत हुई, थिएटर आपने शुरुआत से किया। थिएटर ने आपकी इस जिंदगी में क्या अहम भूमिका निभाई? आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं कि मैं जब स्कूल फिनिश कर रही थी तो मैं साइकेट्रिस्ट बनना चाहती थी। तो मैं, क्योंकि मुझे लोगों की कहानियाँ सुनना बहुत है, जैसे आपको लोगों की कहानियाँ सुनना पसंद है जी। आई थिंक दैट्स व्हाई यू स्टार्टेड योर पॉडकास्ट, दैट यू वांटेड टू नो पीपल्स स्टोरीज। उसी तरह से मुझे भी बहुत कहानियाँ सुननी पसंद है, क्योंकि मैं जब नॉवेल्स पढ़ती थी या वेस्टर्न बुक्स पढ़ती थी तो उसमें क्या होता था कि हमेशा साइकेट्रिस्ट की बड़ी अहम भूमिका होती। यस। तो व्हेन आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि मैं साइकेट्रिस्ट बनना चाहती थी तो 2 चीज़ें मेरे फादर ने कही, एक फादरों का डॉक्टर नहीं, और दूसरा
कि देखो इंडिया में तो इतना नहीं पढ़ा सकते हैं, तो आपको अब्रॉड जाकर पढ़ना होगा। लेकिन मैं एक लिमिटेड सोर्सेज वाली फैमिली से आती थी, उन्होंने कहा हम अब्रॉड जाकर तुम्हें अमेरिका वगैरह पढ़ने नहीं भेज सकते। तो वो मेरा सपना कहीं ना कहीं अधूरा रह गया, मेरे दिल में रह गई कि बात कि अरे यार मैं साइकेट्रिस्ट नहीं बन पाई। तो उसके और ये दिमाग में तब था भी नहीं, और इतना शायद अवेयरनेस भी नहीं थी कि आप कॉलेज में जाके साइकोलॉजी पढ़ के साइकोलॉजिस्ट भी पढ़ सकते हैं, डॉक्टरेट भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं आप। इतना मुझे ध्यान नहीं था, तो आई कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्टेड और मैं टूरिज्म लैंग्वेज की तरफ आ गई। उसने मुझे थिएटर दिया, जैसे आपने कहा कि मुझे इस दुनिया में लाया इसलिए गया है ताकि मुझे लेसन्स मिले, और लेसन्स को पार करते हुए मैं कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचूं। यही शायद मेरी इस जो लाइफ जर्नी की का पर्पस यही है। और ये मुझे हमेशा ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ पे जैसे आपने देखा कैंटन चेकअप ड्रामा स्टूडियो के थिएटर डायरेक्टर ने मुझे चूज़ किया अपने प्ले के लिए। वो प्ले मैंने किया और उसमें मुझे बेहतरीन अदाकारा भी मिला। वाह, मेरा पहला प्ले था। उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ मेरे अंदर एक्टिंग का भी, वो मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ। तो मैंने ट्रेनिंग ली, मुझे हमेशा ट्रेनिंग पे विश्वास रहता है। आई बिलीव इन टेकिंग अ ट्रेनिंग, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं जी, जैसे ही मैंने डांस की ट्रेनिंग ली, वैसे मैं थिएटर ट्रेनिंग के लिए मिस्टर इब्राहिम अलकाजी के पास में गई, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन थिएटर जिन्हें कहा जाता है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा उन्होंने सेटअप किया। वो इंडिया से चले गए, वो इंडिया वापस आए और उन्होंने ऑडिशन दिया, और वहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं था, कम से कम 6,000 लोग ऑडिशन देने आए। उसमें से उन्होंने हम में से 22 एक्टर्स को चुना और 8 डायरेक्टर्स को चुना। मैं ये कहूँगी कि थिएटर ने तो मेरा जीवन बिल्कुल ही अलग कर दिया, एब्सोल्युटली अलग कर दिया। एंड थैंक्स टू माई टीचर, जो किरदार उन्होंने मुझे दिए प्ले करने के लिए। हमेशा लोग कहते हैं कि एक एक्टर को ना अच्छा इंसान होना चाहिए, ऐसा कहते हैं, और मैं इस बात का उल्टा मानती हूँ। क्योंकि इंसान वो तभी अच्छा हो सकता है, वो क्यों अच्छा इंसान हो जाता है, क्योंकि आज जो मैंने किरदार प्ले किया, मैं उस किरदार का बैकग्राउंड जानने लगी। वो कहाँ से आया, वो कहाँ से, उसने क्या किया, वो आज इस स्थिति में क्या कर रहा है, वो किस तरह, वो अभी क्या सोच रहा है। तो इसका मतलब मुझे एक नया माइंडसेट पता चला, एक नई मनस्थिति पता चली। तो मैंने उसके जैसे और 1000 लोगों की मनस्थिति को समझा। फिर मैंने एक और किरदार किया, मैंने उसका बैकग्राउंड वर्क किया, वो कहाँ से आए, उनकी मनस्थिति समझी। तो मैंने उसके जैसे और 1000 लोगों को समझा। करते करते क्या होता है कि आप जितने किरदार करते जाते हैं, देखते जाते हैं, किताब पढ़ते हैं, फिल्म पढ़ते हैं, आसपास के लोगों को देखते हैं, तो आपको उनकी मनस्थितियाँ समझते हैं। और जब आप दूसरे की मनस्थिति समझ ही जाते हैं, तो आपकी तकलीफें भी कम हो जाती हैं, आपके ग्रजेस कम हो जाते हैं, आपके कंप्लेंट्स कम हो जाते हैं। आप अपने आप को उसकी जगह रखकर दुनिया देखते हैं या स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, तो लड़ाइयाँ भी नहीं होती। तो इसीलिए कहते हैं कि एक एक्टर को अच्छा इंसान बनना चाहिए। अच्छा इंसान होता है, वो इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि वो इतनी सारी मनस्थितियाँ समझ चुका होता है। एंड दैट इज व्हाट मेड मी, मेरा दिमाग खुला, मेरी विजन खुला, मेरी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर हुई, थैंक्स टू थिएटर। वाओ, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग। सो अभी रिसेंटली मैंने इंद्रेश सर का भी इंटरव्यू किया। उन्होंने भी इब्राहिम अलकाजी सर के साथ, जो मतलब उनके ही थिएटर से पढ़ाई की, उनसे सीखा बहुत। सो इंद्रेश जी का और आपका बैकग्राउंड सीखने का हमारा एक ही रहा। पुराना नाता है। We were students, we were theater students at the same time. हमने साथ में पढ़ाई की थिएटर की जी हाँ, और साथ में बहुत सारे प्लेस किए। और क्या बोलते हैं, और लेकिन बड़ी अचंभे की बात है कि इतने सालों बाद हम पहली बार हमने स्क्रीन शेयर किया और एक शो में साथ में काम किया। और जब मुझे पता चला कि इंद्रेश है तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और मुझसे लगता है मुझसे भी ज़्यादा इंद्रेश को खुशी हुई, क्योंकि उसने हर इंटरव्यू में हर रोज़ मुझे सेट पर कहा है कि मैं तब खुश हूँ कि तू मेरे साथ कर रही है, मैं तब खुश हूँ कि तू मेरे साथ कर रही है। और सबसे ज़्यादा मतलब हंसी के फवारे और आवाज़ और शोर हमारी वैनिटी से आता था, क्योंकि हम कोशिश करते थे कि जिस दिन हमारी शूट हो तो हम साथ में वैनिटी शेयर करें। मतलब ऐसा करें कि डबगन वैनिटी है तो एक वो लें और एक मैं लूँ, और क्या बोलते हैं। और हम लोग बहुत सारे उसके पास, मैं बहुत कम लोगों के टच में रहती हूँ, मेरे क्लासमेट्स या, लेकिन प्यार मैं अभी भी सबसे करती हूँ, लेकिन वो सबके टच में रहता है, तो उसको सबके बारे में मालूम होता था। और फिर वो मुझे उनके सारी हमारी पुरानी गॉसिप्स चलती थी बिल्कुल। और आज उन लोगों के साथ क्या हो रहा है वो सारा मुझे बताता। और सेट पर भी वो कभी ना कभी शॉट देता था ना, तो मेरी तरफ देखता था, और फिर मैं बोलती थी, क्योंकि इससे ज्यादा कर नहीं सकते क्योंकि सर की नजर होती थी। बोले यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं,
या फिर ऐसा होता था कि वो सोचते कुछ, क्योंकि वो भी मुखर है और मैं भी मुखर हूँ, हमारे मुंह से निकल ही जाता है जो कहीं खड़े हो रहा होता है, तो इसीलिए आपको थोड़ा रोक कर रखना पड़ता है, बिकॉज यू कांट देयर सीनियर्स देयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो हम आंखों आंखों में बहुत बात कर लेते थे, तो दैट वाज वंडरफुल टाइम। इट वाज लाइक गोइंग बैक टू स्कूल एंड बीइंग फ्रेंड्स एंड Yeah, we are living that life again together. So, यादगार theater plays. हाँ, मैंने तो खैर मैं कहूँगी कि मैं उस मामले में बहुत बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं फॉर्चुनेट रही हूँ कि मैंने जो भी प्ले किए हैं वो सब बहुत साल तक चले हैं, काफ़ी सुपरहिट रहे हैं, और हर एक प्ले ने कहीं ना कहीं कुछ मेरे अंदर तोड़ा है और बनाया भी है। मैं कहूँगी कुछ यादगार प्लेस जो मैंने अपने थिएटर ट्रेनिंग में किया। सबसे पहला प्ले जो किया मैंने रशियन सेंटर में, क्या ये गुस्ताखी है, उसमें एक ऐसी जाबाज लड़की का रोल के मैंने किया कि मुस्लिम परिवार था जहाँ 2 बहनें हैं और बड़ी बहन ने 10वीं पास की, उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा, लेकिन छोटी बहन अपनी बड़ी बहन की परेशानी देखकर लड़ती है, रिबेल करती है। और मेरा एक बड़ा खूबसूरत डायलॉग है उस प्ले का कि फादर कहते हैं कि जाओ जाओ ज्योमेट्री की क्लास, जाओ ज्योमेट्री पढ़ो, कल तुम्हारा एग्जाम है। तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ रोटियाँ इतनी ज्योमेट्री सीख ली है कि रोटियाँ गोल गोल बेल लूँगी। तो इस तरह से वो रिबेल करती है, इस तरह के जवाब दे देकर। तो सो ये बड़ा, ये तब आई वॉज ओनली 18, सो आई कुड अंडरस्टैंड द कैरेक्टर, और मतलब अपने आप ही आ गया वो, मैं जैसी मैं थी मैंने वही किया। वो एक और प्ले है जिसने मुझे समझाया कि एक किरदार में जब आप एकदम घुस जाते हो, वो आपको किस तरह, जो ये जो जिंदगी है ना, जो हम आस पास है, उसे कैसे काट ले जाता। वो एक प्ले है स्ट्रीट का नेम डिज़ायर, जो मैंने अलकाई साहब के अपने कोर्स में किया था। आप इंद्रेश से अगर पूछते तो वो आपको बताता कि वो एक ऐसा प्ले था जब मैं सब सुध-बुध खो चुकी थी, और उस प्ले ने मुझे दुनिया को बहुत ही खुलेपन से, ओपन माइंडेडनेस से, एक्सेप्टेंस सिखाया, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आ रही थी जिसके बड़े मॉरल स्टैंडर्ड्स हाई थे। आप समझे ना कि ऐसा मैं बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट में दुनिया देखती थी, क्योंकि हमारे घर में बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट में दुनिया देखा जाता था। यू नो आवर फैमिलीज आर कि ये सही और ये गलत है, ये गलत। उसके बीच में ग्रे के साथ इतने सारे कलर्स हैं, इतने रेनबो कलर स्पेक्ट्रम है कि कभी रियलाइज ही नहीं हुआ। तो स्ट्रीट का नेम डिज़ायर में ब्लांच दूबा का किरदार करते करते मुझे ये समझ में आया कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं और उनकी हर तरह की परेशानी होती है। आपकी कहानी में उतनी तकलीफें होंगी जितनी मेरी कहानी में है, अलग परेशानियां होंगी, लेकिन है ज़रूर है। तो हम अपने हिसाब से दुनिया को नहीं देख सकते, इंसानों को नहीं जज कर सकते। करेक्ट। दैट प्ले मेड मी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। और क्या बोलते हैं, उसके बाद मैं कहूँगी मुंबई आने के बाद भी मेरे ख्याल से मैं बहुत फ़ख्र के साथ और बहुत ही प्राउड के साथ ये बात कह सकती हूँ कि मैं उन एक्टर्स में से हूँ जिसने टेलीविज़न करते करते थे, OTT करते करते, जो भी प्लेटफॉर्म, मीडिया के सामने, कैमरा के सामने काम करते करते मैंने थिएटर जारी रखा है। वहाँ मैंने एक भी मेरा ऐसा साल नहीं गया है जहाँ मेरा नया प्ले ना शुरू हुआ हो, या फिर मैं साल में कम से कम 30 या 40 प्लेस के शोज़ करती हूँ, चाहे मेरे वो पुराने प्लेस हों, नए प्लेस हों। आई हैव कंटिन्यू डूइंग थिएटर। ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो थिएटर से आए हैं, लेकिन उन्होंने थिएटर को अब कुछ दे नहीं रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं कि जिस दिन हम रिटायर हो जाएंगे, उस दिन वापस थिएटर में जाएंगे। लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो कंटिन्यूअस थिएटर करती जा रही है, और मुझे अच्छा लगता है। मैं ये मानती हूँ कि मैं ब्रेड, बटर, जैम, चीज़, डिज़र्ट, हर चीज़ टेलीविज़न से मैंने कमाया है, अब OTT से कमाया है, लेकिन क्योंकि थिएटर में इतना पैसा नहीं है, तो लेकिन मैं थिएटर कंटिन्यूसली स्टे करती हूँ, क्योंकि मैं अपने क्राफ्ट को कॉन्स्टेंटली, ऐसा कहते हैं ना, अपने अंदर के सोने को हमेशा उसको चमकाते रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर का सोना, जो मेरा जो परफॉर्मिंग आर्ट्स का जो मेरी भूख है, वो मैं उसको चमकाती रहती हूँ थिएटर कर करके। वाओ। सो मेरे बड़े कुछ फेमस प्ले हैं, महात्मा वर्सेस गांधी, जिसके डायरेक्टर फिरोज अब्बास खान है, और जिसमें गांधी मेरे साथ बमन ईरानी थे, और उसके बाद दर्शन जरीवाला। और एक मेरा बहुत ही पाथ ब्रेकिंग प्ले है जिसने इंडिया में बिल्कुल लोगों को जागरूक कर दिया, और लोगों को लगा कि ये प्ले इंडिया में हो सकता है, और जिसके अब हम कम से कम 800 या 900 शोज कर चुके हैं, जिसका नाम है वजाइना मोनोलॉग्स, जिसका नाम भी शुरू में लेने में मेरे जो आसपास के लोग थे, मुझे भी बोलने में मैं कतराती थी कि आई एम डूइंग वजाइना मोनोलॉग, क्या करते हो, मैं नाम
प्ले का नाम लेती ही नहीं थी या लेने से कतराती थी, लेकिन बाय द टाइम मेरा प्ले शुरू हुआ तब तक वे बोलते थे आई एम डूइंग अ प्ले कॉल्ड वजाइना मोनोलॉग्स। तो और लोग मुझसे पूछते थे कौन सा है तेरा वो मोनोलॉग वाला प्ले कौन सा है, मैंने कहा वजाइना मोनोलॉग्स। हाँ तेरा वो मोनोलॉग वाला प्ले कौन सा, वो भी नाम नहीं लेना चाहते थे। फाइनली लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया अरे तेरे वो वजाइना का शो है ना, तो वजाइना का शो कब हो रहा है? मैंने कहा, मेरे वजाइना का शो नहीं हो रहा, माफ करो, मैं एक प्ले कर रही हूँ जिसका नाम है वजाइना मोनोलॉग। तो कम से कम लोगों ने मोनोलॉग छोड़ के वजाइना बोलना तो शुरू किया। ऐसे ही बोलना शुरू किया। सो और उसके मैंने 550 शोज किए नॉन स्टॉप। वाओ। एंड आफ्टर अ पॉइंट मुझे लगा कि मुझे इस प्ले से थोड़ा दूर हो जाना चाहिए बिकॉज मेरे दूसरे प्लेस हो रहे थे। आई स्टिल गो बैक टू इट। अभी हमने एक महीना पहले ही उस प्ले के फॉर 21 ईयर्स की गैदरिंग की, सेलिब्रेशन किया विद माई टीम। इट वॉज वंडरफुल। महाबानु मोदी कोटवाल मेरी उसकी डायरेक्टर हैं। एक और बहुत मेरा पसंदीदा शो है जिसका नाम है बहुत ही फ्रॉथी हैप्पी प्ले है जिसका नाम है ब्लेम इट ऑन यशराज। इसके डायरेक्टर हैं भरत टबोरकर जो आप जानते हैं कि एड वर्ल्ड के गुरु रहे थे और बहुत ही वंडरफुल प्ले है विद अनंत महादेवन है उसमें मेरे साथ। इट्स लाइक फादर ऑफ द ब्राइड, इस तरह की स्टोरी है और मैं उस पर एक बड़ी हैप्पी गो लकी बहुत ही इमोशनल बंगाली मदर प्ले कर रही हूँ, शोम शुक्ला टंडन, विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज मुझे डांस करने को भी मिलता है। या और एक और प्ले है जिसका नाम है सलाम नोनी आपा, जो ट्विंकल खन्ना की कहानी किताब है, पहली किताब, उसकी सेकंड कहानी है, उनकी लिखी हुई कहानी है। प्ले अडेप्टेड बाय अदिर भट्ट और डायरेक्टेड बाय लिनेट दुबे, एक और बहुत कमाल की अदाकारा है। उनके साथ वो प्ले है जिसमें मैं बिनी आपा का रोल करती हूँ। दो बहनों की कहानी है वेर उसके भी मॉरल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है। करते करते कैसे अपनी बहन को ताकि वो लूज ना कर जाए, उससे उसकी एक जर्नी है कि कैसे वो एक्सेप्टेंस उसकी करती है बिकॉज वो अपनी बहन को लूज नहीं करना चाहती क्योंकि वही दो हैं एक दूसरे के लिए और कोई है ही नहीं दुनिया में उनके लिए। वो एक प्ले और एक बहुत बहुत मेरे दिल के करीब प्ले है जिसका नाम है जो एक वन एक्टर प्ले है जिसका नाम है खतीजा बाई ऑफ करमाली टेरेस। वो मेरा वन एक्टर प्ले है। मैं स्टेज पे 80 मिनट रहती हूँ। एक अल्जाइमर पेशेंट की कहानी है जो कभी 9 साल, कभी 25 साल, कभी 52, कभी 75, कभी 60 ऐसे में वो हॉप करती रहती हैं और जिस तरह से वो अपने किरदारों से बात करती हैं ऑडियंस के सामने वो किरदार आपके सामने आ जाते हैं। मैं उनको मिमिक नहीं करती हूँ लेकिन मेरे बात करने के एटीट्यूड से, मेरे बॉडी लैंग्वेज से आपको समझ में आ जाएगा कि ये किरदार मेरी ज़िंदगी में क्या जगह रखता है। और उस प्ले में सबसे खूबसूरत बात यह कि एक पार्टी सीक्वेंस है वाह, जिसमें ऐसा मैं क्रिएट करती, मतलब मेरे डायरेक्टर ने ऐसा क्रिएट किया है और मैंने उसको साकार किया है कि कम से कम 100 से 150 लोग उस पार्टी में हैं और उस पार्टी में मैं मिंगल कर रही हूँ। तो इट्स अ वंडरफुल कैरेक्टर। और जब आप स्टेज पर आते हैं तो मैं जगह बैठी हुई हूँ और ये सारी कहानी जो मेरे दिमाग में चल रही है और जब आप प्ले खत्म होता है तो मैं वापस उसी पोजीशन में जाकर बैठ जाती हूँ कि एज इफ इट हैज हैपेंड इन माय माइंड एंड इट कीप्स हैपनिंग, क्योंकि अल्जाइमर लोग अपने उसी कहानी को दोबारा दोहराते हैं। बड़ी खूबसूरत जर्नी, इतना खूबसूरत सफ़र के हर पहलू से कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा है एंड आई एम श्योर यू विल लव दिस entire conversation with जयती मैम। बात करते हैं, कुछ मीम्स बहुत आते हैं ससुराल सिमर खा से, इतने मीम्स आते हैं, आई एम टेलिंग यू, somebody is falling down from सीढ़ियाँ, somebody is falling down from terrace, and my कोई favorite slap, नहीं मैं तो डॉक्टर, मैं खुद बनूंगी, मैं खुद अपने पति को बचाऊंगी। ओह माय गॉड, मतलब जब ये मीम्स आते हैं तो आपको ऐसा लगता है हाय ला मैंने ये शो किया है। ससुराल सिमर का 1 एंड ससुराल सिमर का 2 आर एक्सट्रीमली क्लोज टू माई हार्ट। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैंने ये शो की है क्योंकि इस शो ने मुझे एक अलग ही पहचान दिया। हम एक्टर्स हमेशा इस बात के लिए भूखे रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा किरदार आए जिसकी वजह से हमें जाना जाए। तो वो किरदार है माता जी का किरदार ससुराल सिमर का 1 एंड बड़ी माँ का किरदार ससुराल सिमर का 2। तो हाँ, नहीं ये मेन सब देखते हो तो मुझे भी बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, मैं तो बहुत मज़े लेती हूँ और मैं लिखती भी हूँ नीचे कि दिस इज़ मी। तो आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ कि जो इंडियंस होते हैं ना, जो हमारे भारत के लोग होते हैं, वो तो ये कहते हैं आप ऐसा शो कैसे कर सकती है, आप ऐसा शो कैसे कर सकती है। और बहुत सारे लोग जो हमारे इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, जो विदेश में रहते हैं, जो प्रवासी हिंदुस्तानी हैं, इंडियंस हैं ऑफ एनी कास्ट रिलीजन,
वो सब इतना अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि वो मुझे जानना चाहते हैं और वो अप्रिशिएट करते हैं कि ये आप हैं, अरे आपने ये एक्सेप्ट किया, अरे जयती भाटिया जी इज देयर रोज कमेंटिंग राइटिंग तो ये मुझे प्यार मिलता है। और ये भी मैं डाइकोटोमी कहूँगी कि हम हमारे ही देश के शो को आप जो आप शो देखकर आपने सुपर हिट बनाया है, उसी शो को आप कहते हो कि अच्छा ये ऐसा शो आपने कैसे कर लिया, जबकि ये अगर ये शो सुपर हिट नहीं होता तो आप कैसे जानते? Yes. जो सुपर हिट नहीं होते या जो शो नहीं चलते उनके बारे में कौन जानता है? हम इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं ना क्योंकि ये शो लोगों ने देखा है। मैं एक और बात आपको ससुराल सिमर के बारे में बताना चाहूँगी कि मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ, कहीं जाती हूँ या किसी ऐसे अपने शूटिंग के एरिया में नहीं, किसी पार्टी में गई, किसी थिएटर के बाद बहुत लोग मिलने आते हैं, तो बड़ी मज़ेदार बात होती है कि जो बहुत ही ऐसी यंग ऐसे बड़ी सुंदर सी सजी हुई लेडीज़ होती है, वो कहती है यू नो व्हाट, आई डोंट वॉच टीवी बट आई हैव सीन यू समवेयर एंड यू इन दैट शो ना विच इज़ गॉट दैट मक्खी वाला शो एंड ऐसे ससुराल ऐसे या ससुराल सिमर का, या यू नो आई डोंट वॉच इट बट माई मदर इन लॉ एंड माई मेड वॉच इट। तो ये हमेशा ये होता है कि मैं मदर इन लॉ एंड माई मेड्स वॉच इट, हम तो नहीं वॉच करते। तो ये जो एक वो जो एक है ना कि नहीं, इट्स लाइक, तो आई फील लाइक गोविंदा जी के टाइम ऐसा होता था कि वो कहते थे, लोग कहते थे कि ओह माय गॉड गोविंदा ही इज सो लाइक दिस इज लाइक दैट, और एक टाइम ऐसा था जब से सब गोविंदा जी के बारे में बात करते थे बिकॉज ही बिकेम अ सुपर हिट। तो यू हैड नो अदर चॉइस बट टू लाइक हिम बिकॉज ही वाज सो गुड। सो ससुराल सिमर का आई वुड से वाज सो गुड, एंटरटेनिंग, कि आपने कहीं आते जाते उठते बैठते आपके बच्चे देखते हैं, आपकी मदर इन लॉ देखती है, आपकी मेड देखती है, आपके घर में वो शो हमेशा चलता रहता है। तो इसीलिए आप कहते हो कि मैं टीवी नहीं देखती, लेकिन वो फिर पूरा एपिसोड मुझे बता देते हैं। आप समझे, वो पूरा एपिसोड मुझे बताया, देन यू फिर आपने वो व्हाइट पहना हुआ है, और ये जो व्हाइट जो मेरे पैच था जिसकी वजह से मेरा बड़ा मजाक भी उठता था, अब जाके वो मेरा ना आइकॉनिक वो बन गया सिग्नेचर स्टाइल। यहाँ तक कि ओला उबर में भी जो लोग चलाते हैं ना, कभी मुझे पीछे मुड़कर देखते, कहते हैं आपको कहीं देखा है, आपको कहीं देखा है, आप वो है वो। तो मैं बोलती हूँ हाँ जी मैं वो जो जिनके यहाँ से 2 रनवे चलते हैं, 2 फ्लाइट यहाँ से उड़ के जाते हैं उतरते हैं। So good. So I would always, that these 2 shows will always be very 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 close to me। और आप मानेंगे नहीं कि जब हम ये आज इंटरव्यू दे रहे हैं, इस मंडे से ससुराल सिमर का वापस रीटेलीकास्ट शुरू हो रहा है कलर्स पर। वाओ। सो और वो रीटेलीकास्ट होता ही रहता है नेचुरली बिकॉज पीपल स्टिल लव टू वॉच। यस देखिए ना, जिस सीरियल के बहुत सारे सीन्स पे आपने मीम्स देखे हैं, वो इतना सक्सेसफुल है कि दोबारा रीटेलीकास्ट हो रहा है। सो इट इज आप फिर से देख सकते हैं, फिर से हंस सकते हैं, फिर से मीम्स बना सकते हैं। तो अभी रिसेंटली हमारे पॉडकास्ट पे एक बहुत ही अच्छी अदाकारा, उन्होंने भी संजय लीला सर के साथ काम किया, जया मैम। तो मैंने उनसे पूछा कि हीरा मंडी आई, गंगूबाई आई, तो आपने क्यों नहीं फिर से सर को बोला सर मैं भी हूँ? तो बोले रुचिता मैं बोलना ही भूल क्या गई, मैं अप्रोच नहीं कर पाई, मेरा अप्रोच बिल्कुल ऐसा है ही नहीं कि मैं अप्रोच करूँ। सो क्या आपको भी ये किरदार फत्तो का अप्रोच से मिला, या सर ने कहीं देखा आपको, या कैसे आपका कनेक्शन हुआ फॉर दिस हीरा मंडी? मैंने पहले भी कहा है कि मेरी कास्टिंग लास्ट में हुई है, एकदम आखिर, मतलब उसके बाद सिर्फ शूटिंग करनी शुरू करनी थी, और ये कास्टिंग हीरा मंडी की 2 साल से चल रही थी, जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। अच्छा। आई एम वेरी अनअवेयर ऑफ दीज थिंग्स, क्या पे कास्टिंग चल रही है, क्या हो रहा है, तो मुझे बताना। मैं किसी से पूछती नहीं हूँ, जो मेरे पास शो आ जाते हैं वो मैं ऑडिशन देती हूँ, टेस्ट देती हूँ, और होता है तो ठीक, नहीं होता है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। सो मेरे पास रात को 11 बजे श्रुति महाजन जी का फोन आया कि यति जी क्या कर रही हैं आप, मैं हीरा मंडी की कास्टिंग कर रही हूँ। मैंने कहा वेरी गुड। तो कहती ये कैरेक्टर हमारे को मिल नहीं रहा था, एंड सडनली आई थॉट ऑफ यू। तो मैंने बोला 2 साल में आपको मेरे बारे में याद नहीं आया, तो मैं समझ सकती हूँ कि लोग मेरे एक्टिंग टैलेंट को या प्रावेस को कितना याद रखते हैं, और मैं कितना छाप छोड़ती हूँ लोगों के ऊपर कि लोगों को याद ही नहीं आता जब वो लोग कास्टिंग करते हैं। I've seen this reel, I've seen this interview, yes. हाँ, तो इसीलिए तो क्या बोलते, तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको मेरी याद नहीं आई, खैर कोई बात नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं 2 सीन भेज रही हूँ, आप सत्तो फत्तो करके आप इसको 2 तरह से
आप ऑडिशन दीजिए। हाँ। तो अगले दिन जाकर मैंने ऑडिशन दिया। तो ये आपको मैं कहूँगी कि मुझे किसी कॉन्टैक्ट से, मुझे किसी जानकारी से बिल्कुल भी ये किरदार नहीं मिला है। मुझे बिल्कुल ऑडिशन के लेवल पर ही, उसको देखते हुए ही मुझे सिर्फ इतना बताया गया कि जब आपका जब ऑडिशन देखा गया तो हमारे ऑफिस में सब लोग बहुत हंस रहे थे। सो एंड दे रियली लाइक इट, दे वर एंजॉयिंग योर ऑडिशन। Yeah. तो इतना मुझे समझ में आया कि उन्हें पसंद आया, लेकिन तब भी उनको पता नहीं चल रहा था कि मुझे सत्तू के किरदार में कास्ट करे कि फत्तू के किरदार में कास्ट करे। वो जब हम सेट पर गए तब मैंने पूछा, जब मुझे सीन्स उन्होंने भेजे तो उन्होंने कहा कि आप फत्तू हैं। तो जब मुझे साइड्स भेजे गए एक दिन शूट के पहले, तब मुझे पता चला कि आई एम प्लेइंग फत्तू। तो दोनों के सीन भेजे गए थे आपको, ऑडिशन मैम ने दोनों के लिए दिया, सत्तू के लिए भी फत्तों के लिए भी। हम लाइंस आपसे आज कैमरे के सामने दोहराना हम चाहेंगे आप दोहराएं, क्योंकि वो जो किरदार आपने निभा दिया दैट वाज तो ट्रेमेंडस, मतलब वी हैव नो वर्ड्स एंड वी आर सो ग्लैड टू हैव यू हियर Thank ऑन रश विद रुस टुडे। बट वी नीड अ छोटा सा सीन और छोटा सा डायलॉग फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम फत्तो साइड। मुझे दो बहुत मज़ेदार डायलॉग लगते हैं मेरे। एक तो बहुत स्वीटली मैंने बोला था, लेकिन मेरी बड़ी बुरी हालत कर दी मल्लिका जान ने। तो ऐसे 2-3 ऐसे डायलॉग्स हैं जो मेरे साथ रह गए हैं। सबसे पहला जो मैं अपनी प्यारी सत्तो को बोलती हूँ कि तेनू दे लगदा सी कि तू ते हीरा मंडी दी सबसे बड़ी तवै बनेगी, बनी। ये हम दोनों जब हम किचन में बात करते हैं हम आलम सेब और साइमा के बारे में, उसके बाद मैं उसको कहती हूँ। और दूसरा जो डायलॉग है जो मैं बड़े प्यार से साइमा को कहती हूँ, क्योंकि मैंने ये बड़े दिल से ये डायलॉग बोला था जब ये सीन आया था, और जब मैंने अपना बैकग्राउंड वर्क सत्तू और फत्तों के लिए किया था, फत्तों के लिए, तो मुझे लगता था कि ये फत्तों के साथ भी गुजरा होगा कि वो बचपन में यहाँ पे भेज दी गई होगी, वहाँ पर उसका सेम ही क्या बोलते ट्रेनिंग रही होगी, गाने में, डांस में, क्या पता वो इन सबसे बेहतर करती हो। यस। लेकिन वो गरीब थी, वो उसको इतना प्रमोट नहीं किया गया जैसे साइमा को नहीं किया गया। यस। वैसा सत्तू फत्तों के साथ भी यही हुआ होगा, सत्तू के साथ भी यही हुआ होगा। शायद वो सिखाते भी होंगी वहाँ पर, वो सबसे बेहतर होंगी, लेकिन देयर फेल्ड द वॉइस। तो वो जब साइमा को पकड़ के मैंने जब फत्तों ने कहा कि एक गरीब जनानी दा हुसन भी होता दुश्मन, हुनर भी होना दुश्मन, ये सचमुच जब किरदार में रहते हुए मैंने एक्चुअली दिल से ये डायलॉग्स बोले थे, और शायद इसीलिए ये साइमा को भी इतने एकदम उसके इमोशंस निकल आए। और सीन में क्या बोलते हैं, अभी भी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बना रहे हैं कि बिकॉज इट इज़ बीन सेट विद सो मच आर्ट, और ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट होता है आज भी, कि जिसको सही प्रमोशन ना मिले, जिसको सही एनकरेजमेंट ना मिले, उसके दिल पर क्या बीतती है। ये वो डायलॉग है जो हर किसी को पहले भी जनरेशंस में बोला गया होगा और आगे भी बोला जाएगा। यस। और एक और है जो मैंने बड़े प्यार से मल्लिका जान जी को कहा था कि अन्ना सोना दुपट्टा, अन्ना महंगा, मेरे में जैने सी, और तक से वो मेरे मुंह पर दुपट्टा डाल देती है और मेरी जो हालत होती है तो ये रख लीजिए, आप पे जचेगा। तो ये मैं कहूँगी कि ये इनोसेंस है फत्तू के किरदार का, कि उसे पता है कि मल्लिका जान कैसी है, लेकिन जब भी वो कुछ अच्छा करने जाती है या कुछ ऐसा दिखाती तो लगता है कि क्या पता आज मेरे नंबर बढ़ जाएंगे मल्लिका जान के सामने, लेकिन वो हमेशा ही कुछ उल्टा कर देती है और फिर उनको अपनी औकात दिखा देती है। वाओ। फत्तों को अपनी औकात पता चल जाती है। Yes. These are very few dialogues and scenes which have stayed. वाओ। देखिए, अगर हम किरदार की बात करें, अगर हम एक्टर्स की बात करें, कलाकार बड़े ही अमेजिंग हैं। मेरी ये पूछना गुस्ताखी होगी कि आपको किसके साथ ज़्यादा सीन करने में मज़ा आया, क्योंकि सभी लोग, चाहे मैं मनीषा मैम की बात करूं, चाहे सोनाक्षी की बात करूं, चाहे मैं ये अपने जो संजीदा जी हैं जिन्होंने टीवी में इतना काम किया है और शो किया आपके साथ हीरा मंडी, तो ये गुस्ताखी होगी, लेकिन फिर भी ये गुस्ताखी करना चाहूँगी कि किसके साथ सीन करने में आपको बहुत ही मज़ा आया। मुझे किचन के सीन्स करने में बहुत मज़ा आता था। आई रियली यूज्ड टू लाइक इट बिकॉज वहाँ पे मैं सत्तो भी होती थी मेरे साथ, कभी कभी उस्ताद जी भी होते थे, इकबाल होता था, साइमा होते थे। तो और वो मुझे, और अच्छा हाँ, एक और मज़ेदार बात बताऊँ कि जब भी मैं किचन, कभी कभी ना सेट से निकलने के लिए आपको किचन से होकर जाना होता था
क्योंकि वहाँ पर लाइटिंग हो रही होती थी, या फिर वहाँ पे वो जो हमारे एनाकोंडास होते हैं जो हाँ, AC वाले, हाँ, वो लगे होते और आपने तो देखा ही है कि मिस्टर बंसाली के सेट पर बड़ा अंधेरा अंधेरा सा होता है, तो क्या बोलते हैं, तो और जिस 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 एरिया में शूट नहीं हो रहा होता था नेचुरली वहाँ पे लाइट इतना जला के कुछ फायदा नहीं होता, तो हमें रास्ता बता दिया जाता है कि किचन के थ्रू जाना है आपको। तो जैसे ही मैं किचन के थ्रू जाती थी तो मैं 2 सेकंड वहाँ रुकती थी, क्योंकि मुझे लगता था ये है मेरा शाही महल, दिस इज माई एरिया। क्योंकि शाही महल में जहाँ पे मलिका जान रहती है वहाँ तो हम सत्तो और फत्तो हैं और हम मुलाजिम हैं, उनके, और वहाँ पे हम लोग हमेशा ही एक डरे से रहते हैं, कुछ अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो जगह है ना, जैसे मदर्स को लगता है कि किचन इज देयर, वो घर, अपनी गृहस्थी, वो उनकी रानियां हैं। वो हर माँ, हर बहू जो होती है, जो भी घर औरतें होती है, वो अपनी गृहस्थी की रानी होती है। वैसे ही जब भी मैं किचन एरिया में पहुंचती थी ना, तो मुझे लगता था मैं यहाँ की रानी हूँ, ये मेरा एरिया, यहाँ पे कहाँ पर क्या कुछ है मैंने अपने हिसाब से रखा है। और तो मैं इस तरह से किरदार में ढल जाती हूँ कि मुझे वो फिर एरिया, वो जगह, फत्तों का जो डोमेन है, जो किंगडम है, वो उसका किचन था। वो वहाँ पे वो सोचती थी आज क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कितनी रोटियां बनेंगी, कैसे किसको दिया जाएगा। सो दो सीन्स आई यूज्ड टू लव बिकॉज मुझे लगता था वो मेरी जगह है। यस तो आप कह सकते थे मेरा बेस्ट सह कलाकार वो किचन एरिया था। ये पॉलिटिकली राइट आंसर नहीं है, मैं सच बता रही हूँ आपको। मैं आपको आज कैमरे के सामने बताना चाहूँगी, मैंने रश्मिस रुच पर इतने गेस्ट को इनवाइट किया, लेकिन जब क्योंकि मैम को शूट पे भी निकलना है और वो हमें अपना कीमती समय दे रहे हैं, तो मैम का मैसेज आया, रुचि बेटा। तो जैसे ही उन्होंने बेटा कहा तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, बॉम्बे जैसे शहर में पहली बार किसी ने मुझे रुचि बेटा बोला है। एंड आई वाज शूटिंग विद जया मैम और बस फ्री हुए थे हम सब शूट करके। तो जैसे ही मैंने बताया अपनी टीम को कि हम टाइम चेंज कर लें मैम के लिए, तो गाइस बस एग्री, हाँ कर लो, लेकिन इसको आगे डिले मत करो क्योंकि हमें भी मैम से मिलना है। सो इट वाज मतलब ऐसा प्यार ना पाना बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। तो मैम बस यही जानना चाहूँगी, आप शुरू से ही इतने प्यारे, शुरू से ही इतने फोकस, शुरू से इतने डेडिकेटेड रहे हैं क्या? ये इसलिए है क्योंकि हाँ, मुझे अच्छा लगता है लोगों में प्यार बांटना। आई लाइक टू सी स्माइलिंग फेसेस अराउंड मी। और ये बेटा मैं आपको बताऊँ कहाँ से आया। ये 50% मेरी माँ से आया है और 50% जब मैं महात्मा वर्सेस गांधी कर रही थी तो मैं काफ़ी यंग थी, आई वाज वेरी यंग, बट मैं कस्तूरबा का रोल प्ले कर रही थी। ओह ठीक है, तो मैं आई वाज हार्डली 25-26 और कस्तूरबा का रोल प्ले करते हुए सब लोग, क्योंकि वो थिएटर था तो हर लोग मुझे कम से कम 50-60 लोगों की कास्ट थी। तो बमन दादा जो गांधी जी बने थे, फिरोज जी जो हरिलाल बने थे, और जितने भी वहाँ पर आश्रम में लोग जितने भी थे वो सब मुझे बा कहकर बुलाते थे। और जब उन्होंने मुझे 25, 26, 27 साल की उम्र में मुझे बा कहकर बुलाना शुरू कर दिया ना, तो फिर मेरे मुंह से अपने आप ही बेटा 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 ये वो आया। तो मैं हर किसी को तब से बेटा बोल रही हूँ। और दूसरा, मैं अपनी माँ पर हंसती थी क्योंकि मेरी माँ को भी बेटा बोलने की बड़ी आदत थी, और मैं उन पर हंसती थी क्योंकि हमारे घर में जो बड़े, मेरी माँ से कुछ 25 साल बड़े पोस्टमैन आते थे कुछ लेकर, या दिवाली लेने आते थे या कुछ कुरियर देने आते थे, या तब तो इंग्लैंड लेटर और पोस्ट कार्ड होते थे जो मेरी नानी के घर से आते थे, वो सब देने आते थे। मेरी माँ उनको भी बोलता, बेटा चाय पिएंगे आप? मेरी माँ हमेशा उनको चाय पिला के या पानी पिला के भेजती थी। तो बेटा चाय पियोगे? या फिर कोई और आता था, वो बेटा चाय पियोगे, जो घर में साफ करे, बेटा ये करोगे, बेटा वो करो, बेटा खाना खाओगे। तो मैं बोलती थी, माँ ये तो आपसे इतने बड़े, आप इनको क्यों बेटा बोल सकते? कहते बेटा बोलने में कुछ नहीं जाता बेटा, माँ की जगह ही रख रहे हैं ना मुझे, वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत मिल रही है। तो फिर इसमें क्या बड़ी प्रॉब्लम है अगर मैं बेटा बोल देती हूँ? तो कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में चला होगा, और ये किरदारों की वजह से टूरबा करके, माता जी करके, बड़ी माँ करके मेरा जो बेटा बोलने की आदत हुई है। और सचमुच आई रियली फील गुड व्हेन आई से दैट। और ये कुछ पुट ऑन नहीं है, ये अपने आप ही आ जाता है कि मेरे से बेटा ही निकलता है मेरे से। वाह। So I like that. I don't have any children of mine by choice, but I feel that इस दुनिया में सभी लोग जो मेरे प्रिय हैं या मेरे प्रिय होंगे या जो मुझसे छोटे हैं, सब मेरे बच्चे समान ही हैं। So आज जब मैं मैम से पूछ रही थी, मैम व्हाट्स योर ETA, तो मैम से 9-10 है। तो मैंने कहा अच्छा परफेक्ट, तब तक मैं जाके पूजा कर लूंगी। तो ऑलवेज आई डू द रिचुअल्स ऑन सेट। तो जैसे आपने बोला
अरे आई एम रीचिंग बाय 9, तो मतलब आपकी वो लाइन में इतनी खुशी थी कि मैं टाइम से पहुंचना चाहती हूँ और यस आई एम रीचिंग ऑन टाइम। तो आप हमेशा से ही टाइम पे पहुंचे सेट पे? ये कुछ बचपन से ही डिसिप्लिन है, क्योंकि मैं हमेशा भागती रही हूँ। जैसे सभी लोग आजकल ऐसे ही करते हैं, और बहुत सालों से जिनके माँ बाप को लगता है कि यही वक्त है बच्चों को कुछ सिखाने का, तो उन्होंने अपने बच्चों को इतना बिजी कर दिया होता है कि वो हमेशा भाग ही रहे होते हैं। तो मैं तो मेरे पेरेंट्स तो तब मुझे बहुत बिजी कर दिया था। तो मैं डांस क्लास जाता, स्कूल से आती थी, मुझे मेरी टाइमिंग होती थी कि मैं डांस क्लास जाऊँगी, फिर डांस क्लास के बाद आकर मैं पढ़ाई करूँगी, पढ़ाई के बाद उसके बाद फिर डांस क्लास, फिर टूरिज्म क्लास, फिर थिएटर क्लास, रशियन क्लास। तो मेरे टाइम के हिसाब से चलने की ना बड़ी आदत हो गई है। मैं हमेशा घड़ी देखती रहती हूँ, हमेशा घड़ी देखती रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तो इसलिए मैं टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ऐसी बात ये कि मैंने जितने भी देखे, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जो अपने काम पे बहुत प्यार करते हैं, अपने काम से, पैशनेट नहीं कहूँगी, पैशनेट अलग बात है, लेकिन जिनको अपने काम का की रिस्पेक्ट है, बहुत कदर है, आप देखेंगे दे आर वेरी वेरी पंक्चुअल पीपल। वो कोशिश करते हैं कि मुंबई के ट्रैफिक में भी, इतने मारा पीटी में भी पूरी तरह से टाइम पर पहुंचे। और सबसे बड़ी बात, मैं मिस्टर अमिताभ बच्चन के साथ काम करना चाहती हूँ। हर किसी के दिल में ये बात होती है, लेकिन सालों से मैंने ये पढ़ती आ रही हूँ कि जब वो सुपर सक्सेसफुल थे, अभी भी है, लेकिन जब अपने एकदम पराकाष्ठा में थे, अपने स्टारडम के पीक पे थे, तब भी उनसे यही, उनके बारे में यही सुनने को मिलता था कि वो वक्त पे पहुंचते थे। तो और उनके साथ जब काम करेंगे तो किस्मत की बात है, लेकिन कम से कम उनसे ये तो सीख सकते हैं, उनसे उनके टैलेंट में बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन उनसे ये सीख ली जा सकती है कि बी पंक्चुअल, बिकॉज दैट शोज दैट यू रिस्पेक्ट योर टाइम, अदर पीपल्स टाइम, एंड यू रिस्पेक्ट योर वर्क सो मच। वाओ, मतलब कितनी खूबसूरत बातें, और बातों के साथ साथ आप जानते हैं, क्योंकि देखिए जहाँ सफ़र इतने सालों से चलता आ रहा है, जहाँ अनुभव इतने सालों का है, हीरा मंडी वाकई में टर्निंग पॉइंट रहा आपकी ज़िंदगी का? बिल्कुल रहा। दो बातें कहूँगी कि एक तो इस इंडस्ट्री में हर कोई यहाँ पहुँचना चाहता है जी, संजय लीला भंसाली के साथ काम करना चाहता है, उनके प्रोजेक्ट्स में काम करना, अपने आप में बहुत ही रिस्पेक्ट, किस्मत, इज्जत, और सच बताऊं तो एक लोगों की नज़रें बदल जाती हैं जी। मैंने कितने अपने दोस्तों से या ऐसे बातें करते हुए सुना कि हमने कभी नहीं सोचा था कि यू विल बी इन दिस प्रोजेक्ट। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको लगता था कि यस आई एम टैलेंटेड, बट आई एम नॉट सो गुड दैट आई कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। और बहुत लोगों ने जब सुना कि मैं संजय लीला भंसाली के साथ काम कर रही हूँ, मैं संजय सर के प्रोजेक्ट हीरा मंडी में हूँ, मतलब ऐसे उछल के आके मेरे फ्रेंड्स ने मुझे गले लगाया और कहा है कि, और शो देखने के बाद हर मेरे दोस्त जो मेरे पसंद करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे गले लगा कहा आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि उनकी आंखों में ये दिखाई दे रहा कि मैंने नहीं, उन्होंने काम किया है मिस्टर भंसाली के साथ। दैट इज ट्रू एक्साइटमेंट ऑफ पीपल। और आपने देखा ही है कि इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, और जिन्होंने बहुत साल पहले मैं जिनको जाती थी, कभी कभी उनके पास उनका मेरा कभी नंबर रहा होगा, वो भी मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, दिस इज द रीच ऑफ मिस्टर भंसालीज वर्क। तो इसीलिए हाँ, टर्निंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि एक और बात बताऊंगी कि हमारे इंडिया में ना, एक इंडिया ही ऐसी जगह है, या फिर कहूँ मुंबई के कास्टिंग डायरेक्टर्स ही ऐसे हैं, या डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स ही ऐसे हैं, जो एक्टर्स को ना बांध देते हैं, केज कर देते हैं कि ये टेलीविजन एक्टर है, ये थिएटर एक्टर है, ये OTT एक्टर है, ये फिल्म एक्टर है, ये इसमें नहीं चलेगा, ये उसमें नहीं चलेगा। अरे कैसे नहीं चलेगा? आप अपने दिमाग खोलो ना। यस, आप देखो कि हम उस किरदार में फिट होते हैं कि नहीं। टैलेंट पे क्वेश्चन मत करो, वो अलग बात है। हम टैलेंटेड है नहीं है वो दीगर बात है, बिल्कुल इट्स अ डिफरेंट थिंग। यस, बट इफ यू थिंक दैट वी आर परफेक्ट फॉर दैट कैरेक्टर, इट इज आवर जॉब टू डिलीवर। अपनी माइंड सेट चेंज करके, ट्विक करके, थिएटर से टेलीविजन करना, टेलीविजन से OTT करना, हाँ थोड़ा अलग है माहौल, थोड़ा अलग दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़े अपनी एक्टिंग स्टाइल को चेंज करना पड़ता है, लेकिन करेंगे ना, वही हमारा काम है। हम ट्रेन एक्टर, या वही हमारा काम है, हम एक्टर्स हैं। हम बैकग्राउंड वर्क करना, सेट पर तैयारी करके आना, सेट के हिसाब से अपने को एक्टर्स के साथ, डायरेक्टर के साथ, पूरे माहौल के साथ अपने आप को एक बना देना, वो हमारा काम है। वो हम पर छोड़िए,
आप डिसाइड मत करो कि वो कर सकते या नहीं कर सकते. सो फ्रॉम आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ओपन योर माइंडसेट्स. वी आर एक्टर्स एंड वी कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इफ वी आर सूटेबल फॉर द कैरेक्टर. टू गुड, टू गुड. मतलब ये बात तो हम भी जानना चाहते हैं कि यस, टीवी कर लिया है और टीवी के बाद आपको मूवीज़ में करना, लेकिन आजकल बहुत एक्टर्स जा रहे हैं मूवीज़ में. तो या और मैं कहूँगी कि हीरा मंडी इज़ वन शो जहाँ पे बहुत, ये मिस्टर संजय लीला बंसाली की विजन मैं कहूँगी कि उन्होंने हर तरह के एक्टर को लिया है. थिएटर से एक्टर्स को लिया है, टेलीविजन से तो भर भर के लिया है, हाँ. और सेल्यूलॉइड से तो लिया ही है. फिल्म के फिल्म्स के एक्टर्स को भी लिया है, मतलब अगर ऐसे कैटेगराइज किया जाए जी. जो उनके साथ पहले काम कर चुके हैं या जो भी कुछ. लेकिन उन्होंने एक अंसाम्बल कास्ट बनाया है सही मायने में. और आप देखेंगे कि जिन्होंने पहले फिल्म कैमरा के सामने काम किया है वो तो चमके ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उभर के आए हैं जिन्होंने टेलीविजन में काम किया है. एक्चुअली और स्क्रीन टाइमिंग भी बहुत अच्छी दी गई है, डायलॉग्स भी बहुत अच्छे दिए गए हैं. इवन एवरीथिंग इज सो मच ऑन पॉइंट. आई कैन से कि हाँ, अगर आपको कहीं रोक के भी देखना है कि अच्छा इसका विजन ऐसा क्यों रखा गया है, हाँ. सो वो आपको पता लगेगा कि रोको और देखो कि क्यों रखा गया है. इसीलिए मैं कहूँगी कि ये उस आदमी की, ये क्योंकि वो सच बताऊँ तो थोड़े से ओल्ड वर्ल्ड डायरेक्टर की तरह सोचते हैं. तो इसीलिए वो ये नहीं देखते आजकल के डायरेक्टर्स के तरह कि नहीं ये तो अपना काम आसान नहीं करते हैं. नहीं, कि क्या बोलते हैं कि ये तो ओटीटी में तो इन्हीं को ले लेते हैं, ये क्या करेंगे, तो टेलीविजन में काम करते हैं, बड़ा मेहनत करना पड़ेगा. नो, he looks in us as characters. वो हमें तब जयती भाटिया नहीं देख रहे हैं, वो तब पत्तो देख रहे हैं. यस, मेरे अंदर पत्तो देख रहे हैं, और उन्हें अगर मेरे अंदर पत्तो दिखाई दे जाती है तो फिर आई एम कास्ट. वाओ. हीरा मंडी 2 भी अनाउंस हो चुकी है. हाँ जी. वी गाइस आर ईगरली वेटिंग. मैं तो अपने वो गिन रही हूँ कि कब मेरे पास फोन आएगा कि आप हीरा मंडी 2 में हैं. बिल्कुल है, हम देखना चाहेंगे पत्तों को. जब मैं नहीं, पूरी दुनिया कह रही है, और ग्लोबली यू गाइस आर गेटिंग एप्रिसिएशन एंड लव एंड दिस थिंग. नो, आपको समेटना नहीं पाएंगे, आप समेट नहीं पाएंगे सच में. इसीलिए आई एम रियली होपिंग कि मिस्टर बंसाली अपनी जब कहानी लिख रहे होंगे तो पत्तो सत्फो उस आदि तो होंगे ज़रूर, लेकिन हम दोनों भी हो. और क्या बोलते हैं, और इस जर्नी में, हीरा मंडी 2 की जर्नी में भी हम लोग अपने पूरी ज़िंदगी को लेकर आगे बढ़े. बिल्कुल बढ़ेंगे, बिल्कुल. चलिए, बातों का सिलसिला. अच्छा, आप एक्टर्स को ट्रेन भी करती हैं? हाँ जी. वो मैं मिस नहीं कर सकती, बिकॉज कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एक सही राह मिलना, सही मार्गदर्शन मिलना सच में बहुत मुश्किल होता है. तो कैसे आप ट्रेन करती हैं? क्या आप क्लासेस लेती हैं, ग्रुप क्लासेस? कैसे ट्रेन करती हैं? मैं वर्कशॉप ग्रुप ले सकती हूँ, लेती भी हूँ. हाँ. लेकिन मुझे अच्छा लगता है बनाई, लेकिन वो बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होना चाहिए. अच्छा. बिकॉज मुझे लगता है कि जैसे मैं ऑनलाइन कोई क्लास नहीं कर पाती, मैं अपनी बात बता रही. मैं ऑनलाइन, आप मुझे कुछ भी बोलिए, मेरा ना दिमाग ही बंद हो जाता है. क्योंकि मैं अभी भी ह्यूमन कांटेक्ट में विश्वास रखती हूँ. यस, है ना. जैसे मुझे लगता है कि फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, योगा, कितने लोग ऑनलाइन लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि मैंने गुरु से सीखा है, गुरु माहिदा राउत से मैंने डांस सीखा है, इब्राहिम अलगाजी से मैंने थिएटर सीखा है. तो मेरे मूवमेंट, मेरी बॉडी, मेरे आवाज़, मेरा वो जब तक हाथ से ठीक ना किया जाए या करेक्ट पोस्चर ना आए, जब तक गुरु आपके सामने ना हो या टीचर आपके सामने ना हो. सिमिलरली इन एक्टिंग ऑल्सो, ऑनलाइन क्लासेस बहुत लोग लेते हैं, लोग सीखते भी हैं, कमाल की बात है. मैं तो जानना चाहती हूँ कैसे सीखते हैं, लेकिन जब तक आप सामने रहकर उनको करेक्ट ना कराएं, तब तक मेरी समझ में नहीं आता कि फाइन आर्ट्स कैसे सीखा जाता है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमको बहुत डर लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जगह, एक्टर्स की जगह ले लेने वाला है, म्यूजिशियंस की जगह ले लेने वाला है, डांसर्स की जगह ले लेने वाला है. लेकिन आप कर भी वही रहे हो, दैट यू आर डूइंग ऑनलाइन बिकॉज यू आर गिविंग. आप चाह रहे हो कि क्या बोलते हैं, एआई आपको टेक ओवर कर ले. हम बचा रहे हैं. मैं बचाना चाहती हूँ ह्यूमन टच को, ह्यूमन कॉन्टैक्ट को, कनेक्शंस को, कि मैं सिखाऊं, खुद सिखाऊं, सामने सिखाऊं, आपको सही करूं, या जो आपसे सीखूं कुछ मैं आपको सिखाऊं. ये इंटरपर्सनल होता है. टीचिंग में भी मैं बताऊं आपको, इंटरपर्सनल होता है. बहुत सारी चीज़ें आपके स्टूडेंट्स ऐसा कर जाते हैं, आपको लगता है ओह
वाह। ये तो मैं भूल गई थी। हाँ। ये सिखाते सिखाते मुझे याद आया। ये तो ये सब चीज़ें हम तो इसलिए आई लाइक टू टेक पर्सनल क्लासेस। तो वो अगर 20 की क्लास हो तो बहुत अच्छी बात है, 10 की हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा खुश रहती हूँ व्हेन आई एम टीचिंग 1-on-1। ओह वाह। क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें आपको पूरी तरह से अपने स्टूडेंट को समझने का, या जो भी आप जिनको सिखा रहे हैं, स्टूडेंट तो नहीं कहूँगी क्योंकि मैं कभी टीचर स्टूडेंट की तरह काम नहीं करती, मैं एज अ को पर्सन की तरह काम करती हूँ कि हम एक बेसिस पे काम करें। मुझे थोड़ा ज़्यादा आता है और आपको पता है उस बारे में, लेकिन आप उसको अपने अंदर ला नहीं पा रहे। एवरीबडी नोज ABCD EFG, लेकिन यू आर फॉरगेटिंग और यू डोंट, मतलब अभी तक आपको समझ नहीं आया कि A के साथ C कैसे जोड़ना है और D के साथ G कैसे जोड़ना है। वो मैं आपको बता सकती हूँ, आपको राह दिखा सकती हूँ। तो मुझे कैरेक्टर वर्क करना बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझे मेरे पास कोई किरदार लेकर आए तो उसका बैकग्राउंड वर्क के साथ आपका लहजा कैसा होगा। और मैं जनरली नाट्य शास्त्र के साथ काम करती हूँ, जो वेस्टर्न है, स्टेनिस्लाव्स्की, माइजनर, वो सब तो है ही, ब्रेख्त वो तो है ही, लेकिन उसके साथ मैं नाट्य शास्त्र भी ज्वाइन कर देती हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड डांस का रहा है और मैं नाट्य शास्त्र बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। तो इसीलिए वो सब मिलाकर मैं कैरेक्टराइजेशन पे काम करती हूँ। आप आएंगे राजेश की तरह और जाएंगे क्या बोलते हैं, जय की तरह, जो आप किरदार रहे हैं। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। ओह माय गॉड। मतलब अगर वैसे तो हम सब चाहते हैं कि ऐसे ही गुरु से हम सीखें, तो मुझे तो राह मिल गई है, आप अपना राह खुद चुन लीजिए। Through this, I would say that if anybody wants to get in touch with me, then please do. और मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM करें अगर आपको सीरियसली किसी किरदार के ऊपर काम करना है, कोई प्रोजेक्ट वाइज, कोई अगर अपने पूरी टीम को ट्रेन कराना चाहते हैं, वैसा भी हो सकता है किरदार वाइज। दैट इज़ ऑल्सो, मुझे ये सब मज़ा आता है। मेरे टीचर ने मुझे, मैं आपको बताऊँ, इब्राहिम अलकाजी सर ने मुझे, हम लोगों को, हम पूरी इंद्रेश को, मुझे सबको, ही ट्रेन्ड अस फॉर फ्री फॉर 4 years। एंड जबकि हमको स्कॉलरशिप मिलता था उससे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस टीचर ने मुझे इतना कुछ ज्ञान दिया, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आई वुड लाइक पीपल टू कम एंड वट एवर, मेरे पास जो ज्ञान है, अगर आप उससे आप कुछ हो सकता है, कुछ भला हो सकता है, वो ज़रूर हो। और मैं एक और बात कहूँगी कि जब आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राइविंग, सबके लिए ट्रेनिंग लेते हैं, तो एक्टर बनने के लिए पैशन के साथ, कॉमन सेंस के साथ ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। प्लीज़, आप चाहे थिएटर कीजिए, चाहे आप कोई थिएटर एक्टिंग क्लास ज्वाइन करिए, बढ़िया वाली, सही वाली ज्वाइन करिए, लेकिन करिए, उसके बाद आप ऑडिशंस देने जाइए। ऐसे ही मत कि हम एक्टर बनना चाहते हैं, हमारे दिल में जुनून है। मिमिकिंग इज़ नॉट एक्टिंग। आपने शाहरुख खान की एक्टिंग कर ली, आपने सलमान खान की एक्टिंग कर ली, मिस्टर बच्चन की कर ली, 4 वीडियो बना लिए, वो एक्टिंग नहीं है, वो मिमिक्री है। एक्टर बनने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है और बहुत कुछ पाना पड़ता है। एज इंसान आपके अंदर बहुत कुछ ब्रेक करना पड़ता है और बहुत कुछ एक्सेप्ट करना। तो कैमरे के सामने मैं पूछना चाहूँगी, इफ़ कभी मुझे मौका मिले और मैं ऐसा कुछ कंडक्ट कर पाऊँ हमारे न्यू कमर्स के लिए, मुझे बड़ा लगता है सब मैं जिस क्लास में मैंने सीखा, वहाँ पे बच्चे अपनी अपनी पॉकेट मनी लेकर आए हुए थे मैम जी। और जब उन्होंने बोला कि रुचिता पॉकेट मनी ख़त्म हो गई, हमें वापस जाना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ नहीं रह सकते और घर वालों से मांग नहीं सकते। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सच में सीखने की लगन से आते हैं, सच में कुछ करना चाहते हैं। तो कभी मैं ऐसा कंडक्ट करूँ तो आप आएंगे? एब्सोल्युटली, आई एम सेइंग दिस ऑन योर पॉडकास्ट दैट आई वुड लव टू कम। मैं ज़रूर आना चाहूँगी और मैं ज़रूर उन लोगों से बात करना चाहूँगी और एटलीस्ट एक दिन का वर्कशॉप या क्या बोलते हैं इस तरह का मैं वक्त देना चाहूँगी। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो जैसे मैंने कहा, इससे मैं खुद भी बहुत लालची है, इससे मेरा भी इजाफा होता है। मैं भी जो भूल गई होती हूँ उस पर परत जो पड़ गई होती है ना, उस पर सब सफाई हो जाती है और बताते बताते भी आप दूसरों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और एक और लालच मेरा है कि मैं कुछ और किरदारों को स्टडी कर पाऊंगी अपने आगे के किरदारों के लिए। विल आई तो डेफिनेटली गोना डू इट, क्योंकि मैं खुद सीखना चाहती हूँ। और क्योंकि वो बच्चे अब भी घर जाके मुझे बोलते हैं कि रुचिता अच्छा हुआ ऑडिशन देते देते राह भटकी नहीं, लेकिन तू कर रही है कुछ ना कुछ। तो एक टाइम आया था ऐसा, ऑडिशन देती थी, अभी भी देती हूँ, लेकिन अब गिने चुने देती हूँ। क्योंकि मैम जब जवाब नहीं आता है तो ऐसा लगता है अरे यार कहीं लैक ऑफ वो डिप्रेशन ऐसी जगह पर नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऑडिशंस
यहाँ तक कि मुझे भी आज, अच्छा आपको आप इससे पहले कभी ऑडिशन देने का मौका नहीं मिला था जी। क्योंकि बेटा जब हम मुंबई आए थे ना, हाँ। तो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स खुद मतलब आपसे फ़ोन करके बोलते थे, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मिस्टर इब्राहिम अलकाजी, मैं थिएटर की स्टूडेंट हूँ, सर आप मुझे टाइम देंगे या मैम मुझे आप टाइम देंगे। हाँ। तो वो लोग सचमुच आपको टाइम देते थे। वाओ। In 96, 97, when I came to Mumbai, Mumbai, yeah. and I would call up people, क्योंकि तब तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, मैं पीपी फोन से, वो जो पीपी फोन, हाँ। अब तो किसी को मालूम भी नहीं होगा पीपी फोन क्या है। हाँ। कि नीचे दुकानों में उनके पास फोन होते थे और हम अपने नंबर देकर आते थे, और वहाँ पे जो दुकानदार होता था उनसे 1-1 रुपए लेता था एक फोन कॉल का, यस। है ना। Yes. और वो हमारे लिए वो मैसेज लिख के रखते थे। दैट इज हाउ वी गॉट वर्क। सोचो ऐसे टाइम पर जब तब हमको काम मिला और मुझे एक के बाद एक काम मिलता गया, मेरे पास कोई काम के स्ट्रगल की कोई कहानी नहीं है। जैसे आपने कहा कि किसी ने कहा कि भाई बस इतने रुपए हाँ। गई, ऐसी कहानी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मुझे आने के 1 महीने बाद ही काम मिल गया था मिलना शुरू। और क्योंकि डायरेक्टर्स खुद मुझे मिले थे, और वो बात करते थे, बातों बातों में वो अपना किरदार ढूंढ लेते थे आपके अंदर। वाह। ऐसे मुझे 4 पहले शोज मिले। एकता कपूर जी बालाजी टेलीफिल्म्स में इतिहास मिला। हाँ। क्या बोलते हैं, सचिन जी के साथ तुतुवन मिला, विवेक अग्निहोत्री जी के साथ ये कहाँ आगे हम मिला, और चौथा मुझे संजीव भट्टाचार्य के साथ चैलेंज मिला। ये 4 शो मुझे विदिन 2-3 मंथ्स मिल गए थे, क्योंकि डायरेक्टर्स खुद मुझसे मिले थे, उन्होंने बात की थी, बात करते करते उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी, पढ़ाया और बोला आ जाइए शूटिंग। वाओ। ये उन लोगों का विजन है, आप सोचिए। विजन है। यस। इतने आपने कास्टिंग डायरेक्टर रखे हुए, उनके 6 और कास्टिंग असिस्टेंट्स आपने रखे हुए हैं, तो मुझ तक जब वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है, वो सही पहुंचती है कि नहीं मुझे पता भी नहीं। और मेरा ऑडिशन एज अ टीवी एक्टर सोच के वहां तक वो पहुंचाते भी है कि मुझे ये भी नहीं पता। तो मेरी तो डायरेक्टर से मुलाकात ही नहीं हुई, तो उन्होंने क्या समझा मुझे और क्या जाना। क्या ये ऑडिशंस का चलन मैं तो कोविड के बाद ही मैंने शुरू किया है। हाँ। कि घर से जो सेल्फ टेस्ट, और मेरे पास जैसे मैंने कहा कि सही क्यों नहीं देने वाला होता या सर कोई कैमरा नहीं करने वाला होता, तो भाई मैं थोड़ा घबरा जाती हूँ। जैसे कि मैंने कहा, मैं अभी भी थोड़ा ओल्ड वर्ल्ड हूँ, मैं अभी भी थोड़ा पुराने ज़माने में जी रही हूँ। अभी तक मैं टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं हो पाई, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आई विल मिस आउट ऑन और अपॉर्चुनिटीज। वाओ। हम क्लास भी लेंगे और मैम से ज़रूर मैं कोशिश करूँगी आप सबके लिए कि एक प्ले भी हम सब बच्चों के साथ हो, तो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब सीखने की शुरुआत में बस आप जुट जाएं, आप सीख सकते हैं हर लम्हा हर पल। आइए ले चलते हैं सेकंड सेगमेंट की ओर, जहाँ हम ये प्यारा सा गिफ्ट मैम के लिए लेकर आए हैं। वैसे वो डायरेक्टली शूट पर जाने वाली हैं। आई एम श्योर थोड़ा थोड़ा शूट पे खा सकती है जब भी टाइम मिले। आज तो मैं पहले शूट पे जा रही हूँ, तो मेरी अभी लोगों से इतनी दोस्ती नहीं हुई है, तो ये सारा मैं अपने आप भी खा सकती हूँ। लेकिन मेरे साथ ये होता है, जैसे अपने कहा बेटा और माँ, तो मैं जब भी किसी शूट पर जाती हूँ, तो जब भी मुझे कुछ मिलता है, तो मैं सबसे पहले सोचती हूँ कि ये किसको चलेगा, ये किसको चलेगा, ये उसके लिए अच्छी, वो उसके लिए उसको दूंगी, ये करूँगी। और मुझे बात कर, इट्स ग्रेट टू शेयर एंड हैव थिंग्स। वाओ। सो मतलब ये काम आने वाला है। ये इतना बड़ा तो आज नहीं खाया जा सकता, लेकिन ये 1-2 दिन में कोई ना कोई माँ बोलता हुआ आ ही जाएगा। Alright everyone, so we are ready for rapid fire round. ये चलिए ले चलते हैं रैपिड फायर राउंड की ओर, क्योंकि बातें जितनी व्याख्या की जाए बातों की, तो बातें तो कम पड़ जाएंगी, समय भी कम पड़ जाएगा। आप बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड की ओर। फेवरेट को स्टार आपके करियर में? किरण खेर। हाँ। क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और ये भी सीखने को मिला कि किस हद तक, किस लिमिट तक आप कितना भी प्यार करते हो अपने को एक्टर्स से, लेकिन एक बाउंड्री कैसे बनानी है और अपनी जगह कैसे बनाई रखनी है। दिस आई लर्न फ्रॉम हर। वाओ। एकता कपूर जी के साथ काम करने का बेस्ट पार्ट क्या है? कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, और मेरी सबसे पहले शो में, मेरे फर्स्ट शो में इतिहास में मेरी कास्टिंग की एज अ सेक्रेटरी वंदना, जिसका किरदार बहुत इंटरेस्टिंग था। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे मेरी लाइफ का फर्स्ट मेन लीड दिया इन कन्यादान, और उसके बाद जितने भी किरदार उन्होंने मुझे दिए वो अलग अलग, हर किरदार एक दूसरे से अलग था। हैट्स ऑफ टू हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन माइंड्स और टैलेंट, और उन्होंने सचमुच, मैं उनकी कास्टिंग की दाद देती हूँ हमेशा। वाह। आपने अभी, क्योंकि हमने ब्रेक लिया था, तो एक खूबसूरत बात और शेयर की थी। हम चाहते हैं आप कैमरे के सामने वो बात बताएं कि आप थिएटर कर पाए ड्यू टू एकता कपूर जी। हाँ जी, बिल्कुल। मैं ये आज आप सबके सामने शेयर करना चाहूँगी कि मैं भी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मैं उन एक्टर्स में से हूँ जिसने टेलीविज़न, OTT, मतलब मीडिया कैमरा के सामने रहते हुए भी मैं थिएटर कंटिन्यू कर पाई। इसका सबसे बड़ा श्रेय
मैं दूंगी एकता कपूर जी को, क्योंकि जब मैं उनके साथ शुरू किया था काम, उनको पता था कि मैं थिएटर से हूँ और मैं मिस्टर इब्राहिम अलकाजी की स्टूडेंट हूँ। और जब मेरे पास मेरा पहला थिएटर आया गोइंग सोलो विद राहुल डफूना, और फिर उसके बाद महात्मा वर्सेस गांधी के लिए मैं साउथ अफ्रीका मुझे जाना पड़ा 1-1.5 महीने के लिए, और तब मैं कन्यादान कर रही थी। तो उन्होंने, जब मैंने उनसे जाकर बात की, तो उन्होंने अपने शूटिंग को ऊपर नीचे किया और मेरे हमारे सीन्स, हमारे एपिसोड, क्योंकि तब एपिसोडिक्स हुआ करते थे, उन्होंने पहले 4 एपिसोड पहले शूट कर लिए, उसके बाद मेरे आने के बाद शूट किया। उन्होंने 1 महीने का गैप दिया एंड शी लेट मी गो आउट ऑफ इंडिया इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ मेन लीड इन हर शो। सो ये उन्होंने मुझे जगह दी, मुझे मेरे साथ एडजस्ट किया, और अपने प्रोडक्शन के लोगों को कहा कि जब वो थिएटर के लिए जाना चाहें तो वो थिएटर के लिए जा सकती है, उनके साथ आप एडजस्टमेंट कीजिए। सो इफ़ आई से कि आज जब लोग कहते हैं कि जयती भाटिया के साथ उसका थिएटर आता है और कभी काम नहीं रुकता, तो इसका श्रेय मैं पूरा का पूरा एकता कपूर को देना चाहूँ। वाओ, सुपर। ओके, टेलीविजन या ओटीटी, आपको क्या ज़्यादा पसंद है? मुझे एक्टिंग पसंद है। आई लव बीइंग एन एक्टर, मीडियम चाहे कोई भी हो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा किरदार बढ़िया होना चाहिए, किरदार, कहानी आगे बढ़नी चाहिए, और इस किरदार की अपनी एक जगह होनी चाहिए। सो उससे कोई, मुझे थिएटर हो, टेलीविजन हो, ओटीटी हो, फिल्म हो, कोई भी पर्दा, medium। कुछ भी हो, मीडियम हो, आई लव प्लेइंग कैरेक्टर्स, बिकमिंग कैरेक्टर्स। आपके सबसे फेवरेट टीवी शोज क्या है? जो मैंने देखे हैं मुझे पसंद आए हैं। देखें जो पसंद है, आज आप जो आपने किए हैं। मुझे मेरा पहला शो तो डेफिनेटली पसंद होगा, इतिहास, कन्यादान बहुत पसंद है मुझे। जैसे जैसे कोई नहीं बहुत पसंद है मुझे। और ससुराल सिमर का सीज़न 1, सीज़न 2 बहुत पसंद है मुझे। सो ये कुछ शोज़ है जो मेरे दिल के करीब है। वाह। शूटिंग के दौरान का सबसे फनी यादगार लम्हा? शूटिंग के दौरान का हाँ, क्या बोलते हैं, एक सीन जो एक्चुअली हमने देखा नहीं है, वो सीन ऐसा था कि सत्तू जो है, क्योंकि वो पतली दुबली छोटी सी है, तो सर ने एक बड़ा सुंदर 1 शॉट क्रिएट किया था कि वो जो हमारे वो थे ना शैंडिलियर्स थे बड़े बड़े, तो वो मैं जाकर सेट पर देखती हूँ कि इतना बड़ा शैंडिलियर नीचे है, तो कहते आपको चढ़ना पड़ेगा शैंडिलियर पे। तो मैंने बोला सर शैंडिलियर कभी ऊपर जाएगा ही नहीं। तो उन्होंने कहा से कहा नहीं, सत्तो बैठेगी। उसको, उनको बेचारी को शैंडिलियर पे बिठाया गया था, और मुझे शैंडिलियर को घुमा घुमा के सफाई करते करते, कैमरा इधर था, 1 शॉट था, और साइमा की फर्स्ट एंट्री शूट हो रही थी, उसकी एंट्री को भी ताकि वो ना छुप जाए। हाँ। और वो सत्तो उसके ऊपर बैठे बैठे झाड़ते झाड़ते डायलॉग बोल रही है, मैं उसको घुमाते घुमाते कभी इधर टर्न करके, कभी उधर टर्न करके, एज द शैंडिलियर विल मूव अपने डायलॉग्स कर रहे थे। वो जो वही वाला डायलॉग, वही वाला सीन जिसमें मैं कहती हूँ कि तो तेन तो लगता सी कि तू हीरा मंडी की सबसे बड़ी तरह बनेगी, बनी। वो सीन जो था वो किसी और तरह से कोरियोग्राफ किया गया था, शैंडिलियर के ऊपर 1 शॉट विद सत्तो ऑन द शैंडिलियर और मी घूमते घूमते टेकिंग द फेसिंग। वो मेरे लिए सबसे यादगार सीन था, और वो किसी भी कारण से वो हो गया। एक सडनली एक टेक्निकल सर ने ओके कर दिया था शॉट, लेकिन टेक्निकल वजह से वो सीन को अगले दिन करने की बात हुई, और अगले दिन सर ने उसको किसी और तरह से ही, और मैं पूरी रात उसका सपना देखती रही। मैं होल नाइट आई वाज ड्रीमिंग अबाउट दैट कि मैं अगर वो अब होगा तो कैसे करूँगी, अब होगा तो कैसे करूँगी, तो मुझे क्या टाइमिंग करनी है, वो टाइमिंग मुझे भूल ना जाए। होल नाइट आई ड्रीम्ड एंड आई रिहर्स्ड दैट सीन इन माई हेड, एंड नेक्स्ट डे जाकर मैंने बोला सर वो बड़ा अच्छा हुआ था, आज मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। सर नहीं, आज मैंने चेंज कर दिया है और मैंने वो किचन में कर दिया है। तो मैं ऐसे हो गई, मैंने बोला देखिए वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होता है, वन ऑफ अ काइंड सीन होता है। बट किचन में भी जो आपने उन्हें बोला है वो भी बड़ा ही अमेजिंग बोला है। तो क्या मैंने आपको कहा ना, वो मेरा साम्राज्य था। यस। फेवरेट बॉलीवुड मूवी ऑफ ऑल टाइम? कभी कभी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मुझे किरदार निभाने पसंद है, और मुझे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत पसंद है। कहानियों में, नरेशन, मुझे कहानियाँ सुनना पसंद है, और मुझे लगता है कभी कभी इतने साल पुरानी फिल्म है, लेकिन वो आज भी एक मॉडर्न फैमिली की कहानी है। वो कहानी कभी पुरानी नहीं होगी जिस तरह के उसमें रिश्ते दिखाए गए हैं। बिल्कुल। अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती? साइकियाट्रिस्ट होती। एक रोल जो आप हमेशा करना चाहेंगी? ये अभी तक हमेशा करना चाहूँगी। ऐसे बड़े सारे किरदार हैं, मैंने किताबों में पढ़े हैं, मैंने थिएटर में पढ़े हैं, मैंने प्लेज में पढ़े हैं, लेकिन हाँ एक ऐसे किरदार अब जो मेरे दिल में, बहुत सारे किरदार करने के बाद मैं शायद कोई मेंटली डिस्टर्ब्ड या स्किज़ोफ्रेनिक
इस तरह का किरदार करना चाहूँगी जिसमें मैं एक और मनस्थिति समझ सकूं और शायद उसमें से मुझे सीखने को मिले कि क्या उन लोगों के दिमाग में घूमता है, क्योंकि एक ऐसा वक्त आया था पिछले साल जब मैं हल्का सा एंग्जाइटी और पैनिक अटैक की पेशेंट बन गई थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, और मैं बहुत लोगों को देखकर बोलती थी हाँ हाँ ठीक है, मतलब ये तो होता ही है, ऐसा तो होता ही है, जिंदगी में इतने कष्ट है, हमें तो कभी नहीं हुआ, हमें तो कभी नहीं हुआ। इंस्पाइट, जबकि मैं साइकियाट्रिस्ट बनना चाहती थी, स्पाइट ऑफ दैट एक इंसान का गुरूर होता है कि हम इन तकलीफ़ों से भी हम जूझते रहे हैं, लेकिन हम तो निकलते रहे हैं। लेकिन मैं सच मायने में आपको बताऊं कि जब ऐसा कुछ आपके साथ होता है ना, तो कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। कोई भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, कोई भी चीज़ आपको भाती नहीं है। ज़िंदगी में आपके साथ बढ़िया ही चल रहा होता है सब कुछ, लेकिन फिर भी कुछ न, आप पता नहीं अकेले में बैठ के बेवकूफ़ इधर हो रहे होते हैं, और दिन ऐसा लग रहा होता है कि फट के बाहर निकल आएगा। तो मैं कोई किरदार ऐसा करना चाहूँगी जिससे मैं इस चीज़ को और अच्छी तरह से समझ पाऊँ। अब बिल्कुल सही है सब कुछ, एवरीथिंग इज़ फाइन। आई क्या बोलते हैं, आई केम आउट ऑफ इट बिकॉज मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने अपनी मदर का जो जाना था, शी पास्ट अवे। मैं इतना बिजी हो गई ससुराल सिमर कौर हीरा मंडी में कि उनको मैं कभी ग्रीव नहीं कर पाई। उनका जाने का जो एक जो खलिश थी, वो मैं महसूस नहीं कर पाई। और सडनली मुझे रियलाइज़ हो कि ओ अब तो वो है नहीं। अगर मुझे तकलीफ हो, परेशानी हो, मैं किसके गले लगूंगी, कौन मुझे प्यार करेगा? आई डोंट हैव अ मदर एनी मोर, आई डोंट हैव एनी पेरेंट्स एनी मोर। आई थिंक ये जब मुझे रियलाइज हो गया तो मैं उससे तुरंत निकल के बाहर आ गई, बिकॉज आई अंडरस्टूड कि क्या तकलीफ है। लेकिन बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। तो मैं ये किरदार इसलिए करना चाहूँगी ताकि मैं उस इंसान को समझ पाऊँ जो इस चीज़ से गुजरता है। खूबसूरत। ये रैपिड फायर है जिसमें मैंने 10-10 मिनट के आंसर दिए। आपके सबसे फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? मुझे केप टाउन बहुत पसंद है। हाँ। बहुत पसंद है मुझे, यूरोप बहुत पसंद है। मैं कुछ देशों में गई भी हूँ अपने डांस के लिए, और अभी मैं रिसेंटली फ्रांस गई थी अपने प्ले देवदास के लिए। वाह। और वहाँ क्या बोलते हैं, मैंने बहुत सुपरहिट, हमारा शो बहुत सुपरहिट गया। हम अगले साल भी जाने वाले हैं 3 हफ्तों के लिए, और भी बहुत सारे यूरोपियन देश में जाने वाले हैं। बट आई थिंक माई फेवरेट डेस्टिनेशन इज़ केप टाउन, क्योंकि मुझे समुद्र और पहाड़ दोनों ही पसंद है, और वो दोनों एक जगह मिल जाते हैं, और वहाँ का वेदर हमेशा अच्छा ही रहता है, माइल्ड रहता है। अच्छा रहता है। गुड। कॉफ़ी या चाय, आपकी चॉइस? कॉफ़ी। आपके गो टू कंफर्ट फूड क्या है? वेरी बंगाली फूड, दाल भात, माछेर झोल एंड आलू भाजा। हीरा मंडी के सेट पर कौन सबसे ज़्यादा प्रैंक्स करता था? मौका कहाँ मिलता था किसी को प्रैंक्स करने का। सबसे ज़्यादा प्रैंक्स मिस्टर बंसाली ही करते थे। अगर उनको किसी को करना होता था वो ही कुछ ऐसी बात कह जाते थे, कुछ ऐसा कुछ कर जाते थे कि आप। और मिस्टर बंसाली को ना, आई एम लेट मी टेल यू कि ही हैज़ अ वंडरफुल सेंस ऑफ ह्यूमर। अगर समझ गए आप तो बहुत अच्छी बात है ना। आपको वो समझना पड़ेगा, थोड़ा वक्त लगता है कि आपको लगता है कि, क्योंकि आप हमेशा ही लगता है कि कुछ कह रहे हैं क्या, कुछ सीरियस बात कर रहे हैं क्या, लेकिन कुछ ऐसा मज़ेदार कह जाते हैं। आई हैव टू अंडरस्टैंड। और अगर आपको उनके सेंस ऑफ ह्यूमर समझ में आ गया और आप हंस दिए हो तो ही अंडरस्टैंड्स क्या रहे ये तो, समझ गए, ट्यूनिंग सेट हो गया। हाँ। ये बढ़िया है। आपके प्लेलिस्ट में अभी कौन सा गाना रिपीट मोड पे है, लूप पे है? सैया जाओ बड़े वो हो, हटो जाओ तुम बड़े वो हो। ड्यू टू अदिति? ड्यू टू अदिति ऑल्सो, बिकॉज आई एम अ डांसर और मैं गा नहीं सकती इसलिए गाऊंगी नहीं। लेकिन क्योंकि मुझे वो गाना हम लोग जब ओडिसी में भी करते थे, या जब हम डांस करते हैं, तो इस तरह के जो ठिठोली वाले होते हैं, या अपने माशूक से या अपने प्रिय से आप जो नखरे करते हैं, छेड़खानी करते हैं, इसीलिए मुझे ये गाना बहुत पसंद है। मुझे वो गाना भी बहुत अच्छा लगता है कि मासूम दिल है मेरा, इसे तोड़ दिया जाए। लेकिन वो ज़्यादा मैं सुन लेती हूँ तो मुझे खुद ही मासूम दिल है मेरा, मुझे तोड़ दिया जाए फीलिंग आने लगती है। तो इससे बेटर ये है कि मैं सैया हटो जाओ तुम बड़े वो जोन में रहूँ तो बेटर रहेगा। सैया हटो जाओ तुम बड़े वो। इतना अच्छा गाती हैं, वेरी नाइस। थैंक यू। सबसे चैलेंजिंग रोल जो आपने कभी किया हो? हाँ, मैंने कहा आपको, जैसे मेरा एक प्ले था स्ट्रीट का नेम डिज़ायर, वो अभी तक का मेरी ज़िंदगी का सबसे चैलेंजिंग रोल है। और उसके बाद अगर मैं उम्र के हिसाब से देखूँ कि मैं 40 की थी और मैं 60-65 कर रही थी, और ऑन स्क्रीन मुझे ऑडियंस को ये क्या बोलते हैं विश्वास दिलाना था कि मैं माताजी हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि बातों से अपने हाव भाव से,
बॉडी लैंग्वेज से, एक गरिमा से मैं कैसे अपने ऑडियंस को ये विश्वास दिला सकूं कि मैं माता जी हूँ जी। और तीसरा जो मैं कहूँगी वो मेरा वन एक्टर प्ले जो है खतीजा बाई ऑफ करमानी टेरेस, दैट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग। वो हर शो ही मेरे लिए चैलेंजिंग होता है क्योंकि हर शो ही मैं बड़े डर मर के करती हूँ वो वाला। लास्ट क्वेश्चन, अगर आप एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाए तो आप क्या करेंगे? मैं अपने सब दोस्तों के घर जाऊंगी, मैं सब डायरेक्टर्स, सब कास्टिंग डायरेक्टर्स के वहाँ जाकर मीटिंग्स में जाकर बैठूंगी और सोचूंगी कि जयती को क्यों नहीं कास्ट कर रहे हैं, ये मैं जानना चाहूंगी। Oh my God, such a fun segment, such a very great rapid fire round. Rapid fire जैसा कुछ नहीं था, but yes, क्योंकि हम इतना सुंदर हैम्पर लेकर आए हैं मैम के लिए, so खाती रहिए आज शूटिंग पे। Wonderful. And this is a beautiful bag. ये from- आपने मेरा मन जान लिया था, दिल पढ़ लिया था, क्योंकि कल मैं एक पार्टी में जा रही थी और मैं सोची थी, मैंने कुछ ब्लैक पहना हुआ था, मैंने कहा मुझे जिकमिक बहुत पसंद है, आई लव ग्लिटर। हाँ। तो मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जिसमें मेरा फोन पर्स के अंदर आ जाए, और ये देखो बिल्कुल एकदम बढ़िया, करेक्ट इसमें आपका फोन आ जाए, फोन आ जाएगा, 2-3 और चीजें आ आ जाएगी करके चाबी भी। Yes, हाँ ये beautiful earrings for you because you are so beautiful. ये तो बिल्कुल मेरे इसके साथ ही जाता है, हाँ। है ना? So चेंज lovely. कर लूंगी। मैं पे चेंज कर लूंगा, आप देखना। And there is a coffee mug क्योंकि you are a coffee lover. Yes, So this is a thank coffee you. mug from Rashvit Rach. इसकी खोल के देख सकते या हैं? बिल्कुल देखिए। कैसे तुम लोगों ने मेरा दिन जान लिया? क्या नई शूट पे जाते हुए मुझे हमेशा एक नई कॉफी मग अच्छा लगता है, एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल, लवली। Thank you very मैंने अपने much. लिपस्टिक का मार्क ऑलरेडी लगा दिया ताकि कोई और नहीं लगा सके। Thank you so much Thank for giving us your wonderful time. It was amazing interview. It Thank was amazing. इतनी प्यारी प्यारी बातें हो गई, इतना प्यारा समय हमने साथ में आज स्पेंड किया, इतनी सारी बातें आपने जानी। आइए, इतनी सारी बातों को तो हम पिटारे में भरकर आप सबके सामने ले आएंगे, लेकिन जाने से पहले कैन वी हैव अ सेल्फी टुगेदर? यस यस ऑफ कोर्स। झुमके बड़े फब रहे हैं आपके। है ना? इतने सोने झुमके पहन के फत्तो होती तो कैसे कहती? चुमके मेरे ते बड़े फब रहे ने की कहंदी है सब तो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाओ, जब आपके सामने इतने मंझे हुए कलाकार हो, जब आप सबके सामने ऐसी अदाकारा हो जो अभी तक थिएटर करती आई हैं, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा? अगर एक्सपीरियंस को जानना चाहते हैं तो पॉडकास्ट पूरा देखें और बहुत सारा प्यार दें। वैसे आप हमेशा देते रहते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट, और ज़रूर बताइएगा पत्तों की वो बात जो आपको बहुत अच्छी लगी। थैंक यू।